to everyone? Yes, sir. Sure. Any doubts? किसी भी तरीके के डाउट्स डीटीपी वगैरह मिली होंगी ये 2-3 सर हाँ 3 अपलोड हुई थी, उसमें से 2 करी हैं। हो गई वो? हाँ सर कर ली। चलो उसमें कोई डाउट? सर अभी तो नहीं है। Anyone? Any doubt in the 3 DBPs? अरे किसी को डाउट नहीं है? गोविंद, आयुषी, गरिमा, अभिनव, अभिषेक, शुभम, अदिति, अमन, एनीवन? सर हाँ जी बेटा। सर डीपीपी का डाउट नहीं है, पहली की क्लास का डाउट है। क्या डाउट है बोलो जरा। हाँ ना, एक मिनट प्लीज स्क्रीन प्रेजेंट कर दे। अरे क्वेश्चन डाउट है क्या? करो करो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं करना, क्विकली। क्या ये पता नहीं। हाँ इसमें क्या डाउट है? दिख भी नहीं रहा है प्रॉपर्ली। हाँ बोलो। ये क्वेश्चन तो मैंने करवाया हुआ है ना। यस सर। अरे ये वाला नहीं है, हान्या दूसरा है। अरे क्विकली। यार यही वाला तो था जो मैंने पहले दिखाया है। डिसाइड कर लो तुम लोग जल्दी, नहीं तो आगे बढ़े, बाद में तुम मुझे पर्सनली भेज देना। बाकी लोग का टाइम वेस्ट ना करें, क्विकली। तो ये वाला है। हाँ इसमें क्या है बोलो, इसमें डाउट बोलो जल्दी। सर इसमें आपने मतलब शिफ्ट करा था रेजिस्टेंसेस को आगे पीछे, मतलब आपने कहा था कि सीरीज में हम शिफ्ट कर सकते हैं, तो बिना शिफ्ट करे भी निकाल सकते हैं ना? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो कहता हूँ इजीनेस के लिए मैंने शिफ्ट किया था। सर बिना शिफ्ट करे तो आ ही नहीं रहा, मैच नहीं हो रहा, अलग ही आंसर आ रहा है इससे तो। नहीं नहीं नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। बिना शिफ्ट किए थोड़ा दिक्कत, आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि वहां पे 2 रेजिस्टेंसेस है, 2 पोटेंशियल ड्रॉप काउंट करने पड़ेंगे, वो दिक्कत दे जाएगा आप लोगों को। इसलिए मैंने बोला था कि शिफ्ट करके थोड़ा साथ में कंबाइन कर लो। तो डेफिनेटली फिर आप मतलब कंसेप्ट। अलग। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर इससे पहले वाले में भी जो के वी एल वाला लगा रहे थे उससे अलग आंसर आ रहा था। सवाल ही नहीं उठता बेटा, गलती कर रहे हो फॉर श्योर। आप मुझे अपने सॉल्यूशंस पर्सनल पे भेज देना, मैं एक बार टाइम मिलेगा तो मैं देख लूंगा, ठीक है। डेफिनेटली आप लोग मिस्टेक करोगे, आंसर सवाल ही नहीं उठता, मैं बोल रहा हूँ गारंटेड। अगर हम कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर रहे होंगे तो कोई कोई सवाल नहीं, सवाल नहीं उठता। हाँ फिर जैसे हम मतलब अज्यूम करते हैं कि एक पोटेंशियल जो हमें पता नहीं होता जंक्शन पे, तो उसको मान लेते हैं कि वो सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल है। करेक्ट। तो उससे जैसे 3 करंट लेते हैं हम, तो जब हम एक लूप में केवीएल लगाएंगे तो उसमें करंट मतलब कौन से वाला मानेंगे, क्योंकि I1 मतलब जैसे 2 करंट आएंगे अलग अलग आर्म से। देखो देखो, अरे ध्यान देना, केसीएल लगा रहे हो तब आपने वहां पे पॉइंट पे एक्स माना है, एग्री। आप जो मेथड अपन यूज करते हैं, जब अपन केसीएल लगा रखा है तो अपन ने उस पॉइंट का पोटेंशियल मांगा, जब केवीएल लगाओगे तो आपको कोई पॉइंट मानने की जरूरत ही नहीं है, तब तो आप लूप में जो डायरेक्शन आपने एज्यूम करनी है वो एज्यूम कर लो। तो सर मतलब 2 करंट्स में से फिर कौन से वाला कंसिडर करेंगे? नहीं मैं समझा नहीं, आप देखो मैं बताता हूँ, शायद मैं आपकी बात समझ पाऊँ। सपोज दैट यहाँ पे ये ऐसा मान लो, कोई भी रैंडमली मैंने ऐसे ले लिया है ना, उस पर मत जाना। अगर मुझे केसीएल लगाना होता, यहाँ पे बैटरी लगा दी, तो मुझे शायद इस पॉइंट का पोटेंशियल एज्यूम करना पड़ा, तो मैं उसको एक्स हाई, तो मैं डायरेक्टली ऐसे तीनों डायरेक्शन मान लेता हूँ, राइट। करेक्ट, ये मैंने केसीएल लगाना तो
मुझे अगर आप बोलते हो नहीं सर लूप लॉ से सॉल्व करो, तो पहली बात तो मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है। लूप लॉ में तो मुझे किसी पॉइंट की पोटेंशियल की जरूरत ही नहीं है। दूसरी बात, लूप लॉ में आप ऐसे करंट डायरेक्ट मानना चाहते हो, आप ऐसे अज्यूम कर लो, आप ऐसे अज्यूम करना चाहते हो, आप ऐसे अज्यूम कर लो, जैसे चाहो वैसे अज्यूम कर लो। अगर आपके आंसर आई की वैल्यू प्रॉपर प्लस में आ जाएगी, मतलब आपने जो अजम्पशन किया वो प्रॉपर सही आया है। और अगर आई की वैल्यू आपकी नेगेटिव आ जाएगी तो समझ जाना आपने जो अजम्पशन किया है वो गलत माना है। अब प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? मैंने कहा मान लो ये ऐसे मान लिया और ये ऐसे मान लिया, सपोज है इसको मैंने I1 बोल दिया और इसको मैंने I2 बोल दिया, अजम्पशन है, ठीक है, ऐसे मान लिया मैंने। अब प्रॉब्लम क्या होगी, जब ये ब्रांच सॉल्व करोगे, इस ब्रांच का जो नेट करंट होगा देखो, वो इधर से देखो I2 आ रहा है और इधर से I1 आ रहा है, तो जब इस ब्रांच में सॉल्व करोगे पोटेंशियल ड्रॉप, तो वो I1 प्लस I2 होगा इनटू R1, R जो भी होगा, क्लियर? अगर आपने किसी डायरेक्शन की ऐसे अज्यूम किया उल्टा, मान लो ये I2 आपने ऐसे अज्यूम किया हुआ है और I1 भी ऐसे अज्यूम किया हुआ है, तो जब आप इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करोगे तो देखो इधर से तो I2 आ रहा है और इधर से I1 जा रहा है, तो इस रजिस्टर की बात करोगे, देखो इस रजिस्टर की बात करोगे, यहाँ से I2 आ रहा है और यहाँ से I1 आ रहा है। जब आप लूप में सॉल्व कर रहे होगे तो इसके क्रॉस जो आप पोटेंशियल ड्रॉप लोगे वो क्या लोगे, I2 माइनस I1 इंटू R लोगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप I2 माइनस I1 ले लो या I1 माइनस I2 ले लो, वो आपके डिपेंड करेगा कि आप किसको बड़ा मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? यस सर, समझ गई। ठीक है, क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? ऐसे कर लो, मैंने कहा चलो हटाओ, ये भी हटाओ, I2 माइनस I1 करें। मैंने कहा सर अगर मैं करंट यहां से चल रहा हूँ, ऐसे लूप चल रहा हूँ, अगर मैं ऐसे चल रहा हूँ तो करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो मेरे को माइनस I2 R मानना पड़ेगा, यस और नो? और यस सर। क्योंकि I1 के ऑपोजिट चल रहा हूँ तो मैं प्लस I1 R लिखूंगा, यस और नो? तो ये I1 माइनस I2 हो गया। और अगर मैं लूप इधर से चल रहा हूँ, इधर से जा रहा हूँ, तो जब मैं इधर से जाऊंगा तो I2 के ऑपोजिट जाऊंगा तो I2 पॉजिटिव हो जाएगा, जब मैं उल्टा जाऊंगा इधर से, क्योंकि मैं I2 के ऑपोजिट जा रहा हूँ, I2 इधर से जा रहा है, मैं ऑपोजिट जा रहा हूँ, I1 की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो I1 की डायरेक्शन में तो ये माइनस I1 हो जाएगा। सो दैट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन, आप लूप में किस डायरेक्शन पे चल रहे हो, तो वो अपने हिसाब से I2 माइनस I1 आएगा कि I1 माइनस I2 आएगा, वो अपने आप आपको पता चल जाएगा अगर आप लूप लॉ लगाओगे। और मैं कहता हूँ मुझे लूप लॉ लगाने की जरूरत नहीं होती, मैं हमेशा, मुझे लगता है करंट लॉ मुझे आसान लगता है। तो इसमें कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे होगे, एक बार ट्राई करना क्वेश्चन को सॉल्व करके लूप लॉ से, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे सॉल्यूशन सेंड करना, आई विल ट्राई टू चेक इट आउट। क्लियर है? यस सर। बाकी आंसर दोनों से सेम आएंगे। अगर आंसर गलत आ रहे हैं, ऑपोजिट मतलब दोनों में अलग अलग आ रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक में गलती की है किसी ना किसी में, तो दोनों को क्रॉस चेक कर लो। चलो, एनी अदर डाउट्स? और कोई डाउट किसी भी तरीके का? भैया 3-3 डीपीपी में डाउट्स नहीं है, बड़े बड़े मतलब इसका मतलब सॉल्व नहीं किया है, जरा बताना चैट बॉक्स में जल्दी से किस किसने डीपीपी सॉल्व की है तीनों, और जितनी तीनों नहीं की तो कितनी सॉल्व की है, जल्दी क्विकली, 1 मिनट के अंदर सारे नाम आने चाहिए। 57 नेम्स आने चाहिए मेरे पास, 59 लोग हैं, अगर नहीं किए तो नो बोले। अभिषेक कुमार एक किए, क्यों भाई अभिषेक, दूसरी बाकी क्यों नहीं की? चयनिका एक ही हो भाई बेटा, तुम है ना मनीष देखो, तान्या सारी की है, दक्ष 2, क्यों भाई साहब 2 क्यों? वंशिका 1, अरे भाई साहब ऐसे थोड़ी ना होता है यार। आपका टेस्ट है इस चैप्टर का मंडे को, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। कैसे करते हो यार? अच्छा, इकाई से नहीं खुल रहा? बेटा ये सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करो, इकाई नहीं खुल रहा है। आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2 या 3 दिन पहले वो डीपीपी वहां पहुंची हैं, और मेरे को एक एक दो से ज्यादा मिल नहीं रहा है, 3 तो किसी ने की नहीं है। तो भाई ऐसा नहीं होगा, आप देखो आपका परसों टेस्ट है और परसों से पहले मेरी कोई, परसों मतलब मंडे को या जो भी दिन टेस्ट होगा उससे पहले मेरी कोई क्लास नहीं है। अब आप डीपीपी सॉल्व करने बैठोगे टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। सिलेबस आपको अगर नहीं पता है तो मैं पहले बता दे रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट। करंट इलेक्ट्रिसिटी से मेजर पोर्शन आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कुछ कम क्वेश्चंस आएंगे, बट आएंगे जरूर।
तो ये है आपका सिलेबस मंडे का, ठीक है। अब आप देख लो, आपने डीपीपी नहीं सॉल्व किए हैं तो आप डिस्कशन कैसे करोगे? अब कल को डाउट आएंगे तो आप कब पूछोगे? अब आप देख लो, मैंने इसीलिए आपको 2 दिन पहले डीपीपी दे दी थी ताकि हमारी जब भी नेक्स्ट क्लास हो टेस्ट से पहले तो हम सारे क्वेश्चन डिस्कस कर सकें और अपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकें। अब आप लोगों ने तो करना ही नहीं है, क्या बोल सकते हैं? अब आपको जब प्रॉब्लम आएगी और आज के बाद मैं 2 दिन अवेलेबल नहीं हूँ, अब आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कोई डाउट पूछोगे, मैं 2 दिन बिल्कुल एंटरटेन नहीं कर पाऊंगा। चलो कहाँ पूरा चैप्टर खत्म हो गया था हमारा, राइट? So now we will go back to the capacitance. इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक पार्ट बचा हुआ है जिसको हम लोग कैपेसिटेंस में बोलते हैं। सर्किट जब हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम बात करेंगे कैपेसिटेंस की। ठीक है, सो कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा कोई डाउट है किसी को? सर स्क्रीन ब्लर हो गई। हाँ बोलो बेटा। सर ब्लर आ रहा है। स्क्रीन ब्लर हो गई है क्या? यस सर, थोड़ी सी। थोड़ी सी नहीं हो गई होगी, आई एग्री। एक्चुअली देयर वेदर इज वेरी बैड यार, आज सुबह से बारिश हो रही है तो नेटवर्क इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं। चलो एक बार रिकनेक्ट करके ट्राई करते हैं। Now it should be clear, right? यस सर। So capacitance क्या होता है? देखो capacitance is related to the capacity of holding charge. In short अगर हम बात करें capacity of holding charge, मेरे को जरा बताना, कोई भी बॉडी जैसे ये एक स्फीयर है, एक ये मेटालिक स्फीयर है आर रेडियस का, मैं इसको कोई भी चार्ज दे रहा हूँ क्यू, तो क्या होगा? प्लस चार्ज मान लो। तो बेसिकली क्या हुआ, जब क्यू चार्ज दिया यार स्टोर कर लेगा, मैं चार्ज और देता जाऊं और स्टोर कर लेगा और स्टोर कर लेगा, लेकिन कुछ लिमिट होगी। और वो लिमिट क्या होगी? एनीबॉडी, एनी आइडिया? लिमिट कौन तो डिसाइड जब करेगा? तक कोरोना डिस्चार्ज ना हो। वेरी गुड। इट मींस वो तब तक चार्ज स्टोर करता रह सकता है जब तक उसके आसपास की जो एरिया है, आसपास का जो मीडियम है वो इंसुलेटर है, तभी तो आप उसमें स्टोर कर रहे हो। ठीक है, आप बोलोगे जब तक कि वो आपका कंडक्टिंग ना हो जाए, मतलब चार्ज लीकेज स्टार्ट ना हो जाए। तो बेसिकली सबसे देखो, एक तो ये चीज समझ में आ रहा है कि सर ये केवल इस बॉडी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसके सराउंडिंग पे भी डिपेंड कर रहा है, मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा है, किस मीडियम में आपने स्फीयर को रखा हुआ है। अच्छा, मैंने कहा सर वो फैक्टर कैसे डिसाइड करेंगे? मैंने कहा देखो वो फैक्टर डिसाइड होता है इसके सराउंडिंग में। मैं कहता हूँ सरफेस की बात करते तो सरफेस पे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, एक पर्टिकुलर पोटेंशियल के बाद आप बोलोगे क्या हो जाएगा? लीकेज स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वहां की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर अगर मैं इसके सरफेस पे पोटेंशियल निकालूं, सरफेस पे अगर पोटेंशियल निकालूं वो दैट इज प्रोपोर्शनल टू क्यू, ये चीज हमको पता है। मोर द चार्ज मोर विल बी द पोटेंशियल एट द सरफेस, यस और नो? तो आप क्या बोलोगे कि यस सर आप क्यू बढ़ाते जाओ, सरफेस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है k/r, यस और नो? तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे अगर मैं बोलूं, वो सर कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ सर दैट इज इक्वल टू k/r, k कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, तो दैट इज प्रोपोर्शनल टू q, v इज प्रोपोर्शनल टू q, मोर द q मोर द v। तो आप क्या बोल रहे हो कि यहाँ पे किसी भी बॉडी को, ये तो जनरल बात कर रहा हूँ कि मोर द चार्ज मोर द पोटेंशियल, तो आप बोलोगे v, ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो v इज इक्वल टू 1/c into q, या फिर आप इसका सकते हो q इक्वल टू c। ऐसे ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है वो जो सॉरी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो यहाँ पे कांस्टेंट
जो है वो कैपेसिटेंस डिफाइन करता है, राइट, उसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। आप ध्यान से देखना, V is proportional to Q, this C is not playing any role, और आप बोलते C is not depending on Q और V, ये Q और V पे डिपेंडेंट नहीं है। आप बोलोगे जैसे जैसे Q बढ़ाओगे वैसे वैसे V बढ़ता जाएगा, C तो फिक्स हो गया, वो एक अरेंजमेंट की वैल्यू है, वो फिक्स हो गई। आप सोचो Q और बढ़ा दो तो V और बढ़ेगा, लेकिन C की वैल्यू चेंज नहीं होगी। C एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जो कि आप बोल सकते हो इस बॉडी पे डिपेंड करेगा या इसके आसपास मीडियम पे डिपेंड करेगा या बॉडी के डायमेंशन पे डिपेंड करेगा। मैंने कहा यहाँ निकाल के देखो, अगर आप यहाँ से निकाल के देखो, V इक्वल टू होता है KQ/R। आप लोगों Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू R/K। सर यही चीज तो क्या है, C है, यहाँ से कंपेयर करो तो ये क्या है, C है। तो C की वैल्यू क्या होगी, देखो R, K की वैल्यू क्या होती है 1/4πε0। तो C की वैल्यू देखो क्या है 4πε0R। अब देखो ये किस चीज पर डिपेंड कर रही है, this C is depending on the dimension of the conductor R and also depending on the medium। अभी हमने वैक्यूम दिया तो यहाँ 4πε0 है, अगर यहाँ वैक्यूम के अलावा कोई और मीडियम होता तो यहाँ पे 4πε0 into स्मॉल के डायरेक्ट कांस्टेंट आ जाता। सो बेसिकली आप क्या बोलोगे, दिस कैपेसिटेंस इज नॉट डिपेंडिंग। सबसे पहली बात तो यही कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, क्या लगता है C है ना, कोई ऐसे बोलता है C प्रोपोर्शनल टू Q बोल देगा या C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V बोल देगा, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि आपको क्या लगता है C इज इक्वल टू होता है Q/V, तो यहां से देख के लगता है कि C इज प्रोपोर्शनल टू Q एंड C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। नहीं यार, जितना V बढ़ेगा उतना Q बढ़ेगा, ये दिस रेशियो विल रिमेन द कांस्टेंट। तो कैपेसिटेंस विल नॉट इंक्रीज, इंक्रीजिंग द Q और V विल नॉट इंक्रीज द कैपेसिटेंस। सो एक चीज तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि C is proportional to Q और C is inversely proportional to 1/V is the wrong statement because C depends on the dimensions of conductor and medium of surrounding। C किसके C पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, C को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, आप चाहोगे इसकी यूनिट निकाल सकते हो Q/V, ठीक है, Q/V मतलब कूलम पर वोल्ट। इसकी यूनिट क्या है, कूलम पर वोल्ट, इसी को हम बोल देते हैं फैराड। क्या बोलते हैं इसको, हम फैराड बोल देते हैं, ठीक है, 1 कूलम पर वोल्ट को हम बोल देते हैं फैराड। तो इसकी ऐसा यूनिट है, दिस इज अ वेरी बिग यूनिट। आगे हम दिखाएंगे कि ये बहुत बड़ी यूनिट है, ठीक है। मैंने कहा फॉर एग्जांपल देखो ये स्फेरिकल, एक्चुअली अब आपको हम और चीजें देखोगे, कैपेसिटर इज एन और स्क्रीन ब्लर आ रही है। वेट या just hold for a second, just wait for some time। Ready? Okay। बैठो। अभी सही आ रही है? यस सर। चलो चलो फिर से देखता हूँ, इट्स रेनिंग ऑलरेडी, ठीक है, तो हो सकता है फ्लक्चुएशन होता है, तो मुझे बताना। कल अपनी क्लास भी इसी वजह से कैंसिल हो गई थी क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का इश्यू बहुत ज्यादा आ रहा था। चलो सो हाँ,
तो मैं क्या बात कर रहा था, कहाँ पहुंचे थे तुम? ये अब जो कैपेसिटेंस, एक और कैपेसिटेंस देखो, एक नॉर्मल डेफिनेशन, कैपेसिटेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज ऑन द टू सरफेसेस। जब भी कैपेसिटर बनता है, कैपेसिटर जिसको हम बोलते हैं, कैपेसिटर एक डिवाइस होता है। कैपेसिटेंस तो आपको समझ में आ गया, कैपेसिटेंस एक बेसिकली आप कह सकते हो प्रॉपर्टी होती है कि एक डिवाइस का प्रॉपर्टी क्या होती है। तो होता क्या है आपको बताऊं, देखो जनरली हमने कहा हमें एनर्जी चाहिए, बहुत सारी एनर्जी चाहिए, बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें ऑफकोर्स, ठीक है। द थिंग इज कि सर हम चाहते हैं कि हम एक जगह पे बहुत सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करते जाएं, स्टोर करते जाएं, स्टोर करते जाएं, एंड उसको जब भी हम यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो द थिंग इज हमने देखा कि सर हम एनर्जी कैसे स्टोर कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। मैंने कहा वो कैसे, मैंने कहा देखो जब हमने इस पे चार्ज स्टोर किया तो आपने बोला ये आसपास के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, इट मींस वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है कोई भी दो पॉइंट के बीच में। तो आप बोलोगे जब भी एक बॉडी एक दूसरे से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाती है तो आप बोलोगे कि सर वो एनर्जी है ना, उसकी एनर्जी बढ़ती है, एक पोटेंशियल से दूसरे पॉइंट पर जहां लेके जाए तो एनर्जी बढ़ती है। इसका मतलब उस रीजन में कुछ एनर्जी है तभी तो उसको मिल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज को एनर्जी दे रहा है। अब द थिंग इज एक्चुअली ये हमने स्टोर कैसे किया, हमने क्या किया, एक कभी भी स्टोर करते तो क्या करते हैं, हमने एक जगह से पॉजिटिव चार्ज उठाया और उठा के दूसरे को दे दिया। तो जहां से उठाया वहां नेगेटिव क्यू आ गया और जिसको दिया उसका पॉजिटिव क्यू आ गया, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस रीजन में रहेगी। और आप बोलते हो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी है, ठीक है, इस फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी है, ठीक है। अब आप ध्यान रखो कि सर मैं चाहता हूं कि मैं कम से कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकूं, इसका मतलब मैं ज्यादा से ज्यादा चार्जेस का मूवमेंट करा के एक को पॉजिटिव कर दूं, एक को नेगेटिव कर दूं, ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी होगी, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनके बीच में, ठीक है। तो आप बोलते हो कैपेसिटर, कोई भी कैपेसिटर क्या होता है, इट्स अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, है ना। ऐसे दो सरफेसेस होंगे, एक सरफेस पे अगर -q है तो दूसरे सरफेस पे कैसा है, +q है। अब यहाँ पे देखो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, ये +q कहां से आया, ये +q आया, आपने बोला सर ये इनफाइनाइट से लेके आए, इनफाइनाइट से यहाँ पे चार्ज लेके आए, +q आ गया तो इनफाइनाइट पे कितना हो गया, -q। चलो हाँ सर बिल्कुल हो गया होगा, हमने बोला ये सर ये चार्ज हम कहां से उठा के लाए, इनफाइनाइट डिस्टेंस से। तो बेसिकली आपको पता है सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई होगी हर जगह, तो इस पूरे रीजन में यहां से लेके इनफाइनाइट तक, इस सरफेस से लेके इनफाइनाइट रीजन के देखो +q एंड -q, इट फॉर्म्स अ कैपेसिटर। आप बोलते हो आपका काम हो तो गया, एनर्जी बहुत सारी स्टोर हो तो गई, है ना, इस रीजन में बहुत सारी एनर्जी है, बट द थिंग इज ये रीजन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ये रीजन कैसा है सर, ये रीजन बहुत बड़ा है। आप सोचो आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मैंने कहा आपको होली खेलनी है, होली में आपको पानी बहुत ज्यादा चाहिए, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब होली में आपको पानी बहुत ज्यादा चाहिए तो इसका मतलब क्या करोगे, सर आपने बोला कि सर वो जो पॉन्ड है ना वहां पे पानी बहुत ज्यादा है, हम बहुत ज्यादा पानी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कहोगे क्या वो मेरे लिए यूजफुल है, अमाउंट ऑफ वाटर इट इज वेरी यूज बट वी कैन नॉट यूज इट डायरेक्टली, राइट। हमने बहुत बड़े एरिया में उसको पानी स्टोर कर रखा है, हमने कहा नहीं सर हमारे घर पे चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि सर हम एक बकेट में रख सकते हैं या फिर एक छोटे से टैंक में रख सकते हैं, 100 लीटर 200 लीटर 500 लीटर का। हम चाहते हैं हमारे पास पानी भी ज्यादा हो और कम से कम स्पेस में हो। अगर पानी बहुत ज्यादा है, ठीक है, सपोज मैंने कहा सर मैंने पानी लिया और अपनी छत पे, मेरी एक रूफ है, उस रूफ पे मैंने पानी ऐसे फैला के भर लिया, साइड में ऐसे थोड़ा सा ऐसे ब्लॉकेज बना दिया इतने बड़े बड़े, और उसमें मैंने पानी बहुत सारा भर लिया। पानी डेफिनेटली बहुत ज्यादा अमाउंट का हुआ, लेकिन वो बहुत ज्यादा एरिया में फैला हुआ है, हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। उसी पानी को उठा के अगर हम किसी वाटर टैंक में भर लेंगे, छोटे से टैंक में, आप बोलते सेम वाटर सेम अमाउंट इज स्टोर्ड इन अ स्मॉल एरिया दैट कैन बी यूज्ड इजीली। इन द सेम वे हमें चाहिए बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, हम उसे बहुत बड़े एरिया में स्टोर करेंगे तो हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। देख लो यहाँ से लेके इंफिनिटी के बीच में यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड है, सरफेस से लेके इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक है, डिस्ट्रीब्यूटेड है इनफाइनाइट तक। तो आप बोलो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी है वो कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनफाइनाइट तक। अमाउंट बहुत ज्यादा हो सकता है लेकिन आप बोलते हो दैट इज यूजली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो मेरे मतलब की नहीं, हम चाहते हैं कि छोटे से एरिया में स्टोर हो।
आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने कभी फ्लैश देखा, कैमरे का फ्लैश, पुराने टाइम पे जो कैमरे का फ्लैश होता था, वो पुराने फ्लैश का होता था, वो एक शार्प बहुत ज्यादा एकदम से एनर्जी, लाइट एनर्जी देता है। सो दैट इज बेसिकली पुराने टाइम की अगर हम बात करें तो वो कैपेसिटर पे काम करता है। एक टाइम पे आपको बहुत सारी एनर्जी चाहिए, लाइट एनर्जी, और उसमें पता है सेल लगते थे। पुराने फोन अगर आपने देखे हो, डिजिटल से पहले जो फोन आ रहे थे उसमें सेल लगते थे। अब आप देखो सेल जो होते हैं वो 5 वोल्ट के होते हैं या 2 वोल्ट के होते हैं। छोटे से सेल के पास इतनी एनर्जी एक साथ देना, इट्स इम्पॉसिबल। एक छोटे से सेल को इतनी सारी एनर्जी एक साथ देना इज इम्पॉसिबल। वहां पे कैपेसिटर लगा होता था, वो क्या करते थे, सेल से इस कैपेसिटर को चार्ज करते थे, और कैपेसिटर क्या करता था, अपने अंदर ढेर सारी एनर्जी धीमे धीमे करके खींचता रहता है। मतलब एक टैंक को आप बाल्टियों से भर रहे हो, बाल्टी के बस की बात नहीं इतना सारा अमाउंट देना, बट बाल्टी से काफी देर तक आप उसको यूज करते करते क्या करते थे, आप अपने टैंक को भर सकते हो, आपके टैंक के पास पानी बहुत ज्यादा आ गया। कैपेसिटर भी ऐसे ही करता था। आपने बोला ये बैटरी की औकात नहीं है इतनी सारी एनर्जी देना, बट बैटरी धीमे धीमे करके एनर्जी ट्रांसफर करती जा रही है और वो स्टोर करता जा रहा है। बैटरी इज जस्ट अ बाल्टी एंड द कैपेसिटर इज अ टैंक। तो कैपेसिटर ने बहुत सारी एनर्जी बैटरी से धीमे धीमे करके अपने अंदर स्टोर कर ली, और जब आपने हीट करना था तो आपने वो एनर्जी एकदम से फ्लैश के फॉर्म में दे दिया। तभी अगर आपको किसी को याद हो पुराने टाइम की बातें, जब बैटरी ज्यादा, आज की डेट में भी कुछ डिजिटल कैमरे में भी वो फ्लैश जो यूज होता है, तो आपको है ना एक फोटो से दूसरे फोटो के बीच में थोड़ा सा पॉज आता है, वेट आता है कि नहीं आता है, देखा है लोगों ने? जो डिजिटल कैमरास आते हैं, कैमरे प्रॉपर कैमरे की बात करें जो फ्लैश करते हैं प्रॉपर, एक फोटो से दूसरे फोटो के बीच में वो थोड़ा सा लैग करता है, मतलब थोड़ा वेट वेट दे देते हैं। एक दोबारा क्लिक करना चाहते हो तो बीच में लिख के आता है वेट। स्पेशली ये तब लिख के आता है जब आप फ्लैश यूज कर रहे होते हो। अरे देखा है किसी ने कि नहीं देखा है? पुराने कैमरे देखे हैं? हेलो, मैं हवा में बातें कर रहा हूँ क्या, या मैं ऐसे बहुत पुरानी बातें कर रहा हूँ, किसी ने शायद? सर देखा है। तो बोलो ना यार, मुझे पता कैसे लगा देखा है। तो भाई वो इसीलिए हो रहा था, होता क्या था, उसने फ्लैश यूज किया, एक झटके में ढेर सारी एनर्जी यूज की और डिस्चार्ज हो गया। अब उसे बैटरी से एनर्जी खींचने में थोड़ा टाइम चाहिए, इसलिए वो क्या करता था, थोड़ी देर आपको कुछ सेकंड्स के लिए वेट कराता था एंड देन यू कैन यूज इट अगेन। तो कैपेसिटर इज बेसिकली द स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इन अ स्मॉल स्पेस। अब आपने बोला ये भी एक कैपेसिटर है, इसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, ऐसे भी बोल सकते हैं, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर या फिर स्फेरिकल कैपेसिटर भी बोल देते हैं। कोई मुझसे पूछे व्हाट इज द कैपेसिटी या कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, सो दैट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। क्लियर? लेकिन ये मेरे मतलब का है नहीं, ये कैपेसिटर मेरे मतलब का क्यों नहीं है, बिकॉज दिस एनर्जी is distributed from surface to infinity. I want this energy to be concentrated in a small area. So हमने काफी सारे और एक्सपेरिमेंट किए and then we finally जो हमने कुछ कैपेसिटर दिए जो कम एरिया में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, एनर्जी स्टोर करके रखते हैं, और ऐसे कैपेसिटर्स हम अपनी डेली लाइफ में यूज भी करते रहते हैं। नहीं, पावर बैंक तो वो बैटरी का काम, पावर बैंक इज नथिंग बट बैटरी यार। पावर बैंक तो एक बैटरी है ना, वो एकदम से एनर्जी थोड़ा दे रहा है, वो तो आप टाइम के साथ स्लो स्लो आपको एनर्जी दे रहा है, तो वो तो एक बैटरी है। आपके फोन में एक छोटी बैटरी है, पावर बैंक में बड़ी बैटरी लगी हुई है जिससे आप छोटी बैटरी चार्ज कर सकते हो, ठीक है। इट्स नॉट कैपेसिटर। कैपेसिटर इज ऑलवेज यूज्ड व्हेन आपको सडनली बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है। कैपेसिटर को दूसरे नाम जो डेली लाइफ में उसको कंडेंसर बोलते हैं। आपके फैन जो देखे ना, आपके ऊपर फैन लगे होते हैं, उसमें एक छोटा सा ऐसा सिलिंड्रिकल डिवाइस लगा होता है, देखा सबने? आई होप सबने देखा होगा। दैट इज नथिंग बट कैपेसिटर, कंडेंसर इसको हम बोलते हैं। फैन को जब आप स्टार्ट करते हो ना, तो फैन को स्टार्ट होने में आप आगे जाके कभी लगेंगे, आप लोग क्यों पढ़ोगे यार, आपको मेडिकल वाले में कोई भी मोटर को स्टार्ट करने में स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। इसीलिए जो भी मोटर होंगे, जो ऐसे घूमने वाले मोटर होंगे, उनमें सब में कंडेंसर लगा होता है। फैन भी एक ऐसी डिवाइस है। शुरू करने में इसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, एक बार ये शुरू हो गया फिर उतनी एनर्जी नहीं चाहिए होती, तो जो शुरुआत करने में इसको एक कंडेंसर चाहिए होता है, ठीक है, वो एनर्जी चाहिए होती है, वो देते हैं कंडेंसर। इसलिए एक छोटा सा कंडेंसर होता है, कभी कभी बोलते हैं कंडेंसर चला गया होगा, फैन खराब हो जाता है, चालू नहीं होता, तो हम क्या बोलते हैं, कंडेंसर चला गया होगा, तो कंडेंसर चेंज कर दो। कंडेंसर इज नथिंग बट कैपेसिटर। आपके जो वाटर पंप वाले मोटर है या कोई भी मोटर है,
किसी भी तरीके का मोटर यूज हो रहा होगा उसमें एक, आप अगर कूलर आपके घर पे यूज हो रहा होगा तो उस कूलर में जहाँ पे भी रोटेटिंग बॉडी है वो मोटर है ना। फैन एक मोटर है, कूलर आपका एक मोटर है, वाटर पंप आपका एक मोटर है। तो हर एक रोटेटिंग मोटर में आप बोलोगे एक ऐसा व्हाइट कलर का बॉक्स, ऐसा सिलेंड्रिकल छोटा सा डिवाइस लगता है जिसको हम बोलते हैं कंडेंसर। दैट इज नथिंग बट कैपेसिटर एंड दैट इज यूज्ड फॉर स्टार्टिंग द मोटर बिकॉज़ इन द स्टार्टिंग ऑफ द मोटर इट रिक्वायर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय द डायरेक्ट सप्लाई। ठीक है, तो कभी-कभी आपने कंडेंसर देखे होंगे, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स होते हैं। कैसे होते हैं? सर सिलेंड्रिकल। ये स्टैटिक फ्रिक्शन की तरह काम होगा? क्या हो गया बेटा? स्टैटिक फ्रिक्शन की तरह, मतलब जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन में हमने पढ़ा था कि किसी बॉडी को चलाने के लिए स्टार्टिंग में ज्यादा वर्क करना पड़ता है, उसी हाँ हाँ, तरीके से कंपेयर कर वो सकते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। यहाँ तो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। जो स्टार्टिंग में चाहिए, मान लो आपको 100 जूल चाहिए तो नॉर्मल में सिर्फ 5 जूल चाहिए होगी। ठीक है, ओके सर। कंडेंसर उल्टा लगाने से वो तो उसकी सेटिंग होती है, वो आपकी कंडेंसर से थ्रू जो वायर जा रहा होता है तो वो डायरेक्शन डिसाइड करता है कि मोटर किस साइड घूम रही है। अगर आपने उनके फेसेस उल्टे लगा दिए तो एनर्जी उल्टी डायरेक्शन में देने लगता है, तो उसका है। तो बिल्कुल ऐसा होता है। ठीक है। वो एक्चुअली सिर्फ कंडेंसर नहीं होता, वो तो आपके मेन सप्लाई होते हैं ना, प्लस और माइनस आते हैं। कभी-कभी उनको भी हम गलत लगा देते हैं तो हमारे फैन भी उल्टे घूमने लगते हैं। तो इट्स नॉट प्लेइंग एनी रोल। कंडेंसर वो तो रास्ते में लगा हुआ है, इसलिए आपको लगता है कंडेंसर आपने कनेक्ट किया तो उल्टा हो गया। तो बेसिक मेरे हिसाब से कैपेसिटेंस का जो बेसिक फंडा है वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम इवॉल्व किया और हमने कुछ अच्छे कैपेसिटर यूज किए। जो हम स्टैंडर्ड कैपेसिटर पढ़ने वाले हैं वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, राइट। तो पहले तो आप समझो कैपेसिटर मतलब स्टोरेज ऑफ चार्ज, और यू कैन से दैट इज स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पहली चीज लिख लो ऐसे पॉइंट्स में। दूसरा, जनरली हम कैपेसिटर कैसे बनाते हैं? इट्स अ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस ऑन टू सरफेसेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। ठीक है, जनरली वो डिस्टेंस हम लार्ज डिस्टेंस बोल देते हैं। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। तो अब हम बात करने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में, राइट। ये भी एक कैपेसिटर है, लेकिन ये कैपेसिटर हमारे सर एक मतलब सेकंड इरेज मत करिएगा। बेटा सर इरेज मत करिएगा, अभी थोड़ा ब्लर आ रहा है। अच्छा, एक ब्लर आने चाहिए है। सर हो गया। हो गया, बाकी सर क्लियर आ रहा है? सर हाँ बेटा। सर ये जो आपने C इज प्रोपोर्शनल टू Q लिखा है, जिसपे हाँ कट कर रखा है, सर हाँ, अगर उस पे अगर हम V कांस्टेंट रख देंगे तो वो ट्रू हो सकता है? अगर v कांस्टेंट होगा तो q बढ़ा ही नहीं सकते आप। q को भी कांस्टेंट करना पड़ेगा। फिर आप सोचो ना, इसको v कांस्टेंट रख दो, q बढ़ाओगे तो क्या v कांस्टेंट रह पाएगा? सोचो। तो सर R अगर चेंज होता रहे तो? अरे फिर तो यार कैपेसिटर, फिर तो तूने बॉडी चेंज कर दी ना यार। फिर तो कैपेसिटर तूने चेंज कर दिया ना यार। ओके सर। अब एक कैपेसिटर फिक्स कर रहे हो उसकी बात करो, ऐसा नहीं सर मैं आज इस कैपेसिटर की बात करूं, मैं दूसरा कैपेसिटर उठा के ला के रख दूं। अरे यार फिर तो बाकी खत्म हो गई ना। एक डिवाइस की बात करोगे तो उस डिवाइस को फिक्स रखोगे ना। अगर आपने आर चेंज कर दिया मतलब आप दूसरे कैपेसिटर की बात कर रहे हो, आपने दूसरा स्फीयर उठा लिया। रिजेक्ट किया। फिर तो आप Q और V सेम में रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कैपेसिटर वैसे चेंज हो गया। आप Q और V को कुछ भी रखो, अगर आपने कैपेसिटर चेंज कर दिया तो कैपेसिटर वैसे चेंज हो गया। Q और V से फर्क ही नहीं पड़ना है उसको। चावला ओके सर। है ना। Q और V से फिर फर्क नहीं पड़ेगा। आपने तो कैपेसिटर की डायमेंशन चेंज कर दी तो कैपेसिटेंस अपने आप चेंज हो जाएगा। फिर Q और V चेंज करो चाहे ना करो। चलो अच्छा, आपको ऐसी छोटी छोटी बातें आप देखो ध्यान से। एक इनफाइनाइट प्लेट जो होती है ना, इनफाइनाइट प्लेट, एक होती है अगर कोई मुझसे बोले यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेट, अगर हम इसको चार्ज क्यों देते हैं? ये इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेट या शीट होगा, राइट। तो आप बोलते हैं प्लस 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 प्लस, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इधर डायरेक्शन में होगी, इधर डायरेक्शन में होगी, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये चीज हम प्रूव कर चुके हैं, राइट। आई होप इसमें किसी को कोई क्लियर दिक्कत नहीं होगी, आया ना।
अरे यार बोला करो यार प्लीज। सर क्लियर है। हाँ, मैंने कहा सर अगर मैं यही मेटल शीट ले लूं, यूनिफॉर्मली चार्ज, मेटल शीट, सर वॉइस ठीक है, इनफाइनाइट है अभी भी। अब क्या होगा, अब आप बोलते हो कि सर देखो अगर आपने यहाँ पे सिग्मा दिया तो आप बोलते हो सिग्मा का मतलब क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। यहाँ से एक सरफेस एरिया ए आएगा और यहाँ पे एक सरफेस एरिया आएगा, ठीक है। आप बोलते हो कि नहीं ऐसा नहीं होता, यहाँ पे एक ही सरफेस होगा। ध्यान रखेंगे, शीट है ये, ठीक है, शीट में पूरा सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूट अगर आप कर रहे हो तो आप बोलते हो इसका मतलब इसकी थिकनेस आप नेगेटिव मान लो, एक ही सरफेस है टोटल, तो टोटल सरफेस एरिया अपॉन क्यू अपॉन टोटल सरफेस एरिया सिग्मा। लेकिन यहाँ पे जब आप कोई भी चार्ज देते हो तो यहाँ पे दो सरफेस बन जाते हैं, अलग अलग सरफेस। कैसे बन जाते हैं, तो आप क्या बोलोगे सर यहाँ पे देखो सरफेस देखो ऐसे बन जाते हैं और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। मेटल की प्रॉपर्टी है, आई गेस दिस इज वेरी क्लियर। जब भी आप मेटल को कोई भी चार्ज, आपने बोला ये मैंने मेटल की बहुत पतली शीट ली है, तो जैसे आप चार्ज दोगे तो ये केवल सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और बीच में क्या देगा, स्पेस खाली होगा, वहां पे कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा क्योंकि उस बॉडी में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। तो कोई भी बॉडी के अंदर चार्ज जीरो होता है मेटल में, क्लियर है ना ये बात। बट अगर हम यूनिफॉर्म शीट लेते हैं, यूनिफॉर्म शीट में ऐसा नहीं होता, वो पूरा यूनिफॉर्म होता है। ऐसा नहीं होता कि इधर सरफेस अलग है इधर सरफेस अलग है, बीच में कैसा है गैप है, ठीक है। तो आप क्या बोलते हो कि सर यहाँ पे आपने जब सिग्मा दे रखा है तो उसमें ऑलरेडी आपने दोनों सरफेस को टोटल इंक्लूड करके दे रखा है, तो जहां पे आप बोलते हो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिर्फ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। अब यहाँ पे दो सरफेस बन रहे हैं, इसका मतलब ये बहुत पतली है, ध्यान रखना, मैं सिर्फ दिखाने के लिए इतनी मोटी बना रहा हूँ। इनफाइनाइटली चार्ज वेरी थिन शीट, आप बोलेगे ये एक अलग शीट की तरह काम करेगा और ये एक अलग शीट की तरह काम करेगा। आप बोलते हो यहाँ पे दो शीट है, बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू शीट। ऐसी दो शीट है ये, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसे कोई सरफेस बना नहीं, तो पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यहाँ तो कोई दो अलग अलग सरफेस बने ही नहीं, यहाँ तो एक ही सरफेस है पूरा यूनिफॉर्मली। यहाँ पे ये दो अलग अलग सरफेस मानते हैं, तो सिग्मा आप कैसे डिफाइन करते हो सर, दो एरिया हो गए, दो सरफेस एरिया हो गए, तो आप बोलते हो कि सिग्मा कैसे डिफाइन करोगे, क्यू अपॉन टोटल चार्ज, सॉरी क्यू अपॉन टोटल एरिया। तो यहाँ पे इस शीट की वजह से आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करोगे तो यहाँ पे आएगा E इक्वल टू सिग्मा बाय r 2 एप्सिलॉन नॉट। इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड करोगे वो भी इधर की तरफ होगा, तो ऐसे करके ऐड करके जो मेटल शीट होगी तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इधर भी आप ऐसे बोलोगे जो मेटल शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो आती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान रखना, अगर उसने केवल यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेट या शीट बोल दिया है तो इसका मतलब वो एक नॉन कंडक्टिंग की बात कर रहा है। अगर उसे कंडक्टिंग की बात करनी पड़ेगी तो वो डेफिनेटली वो मेटल शीट या कंडक्टर शीट बोलेगा। उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इस केस के लिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है और इस केस के लिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। ये चीजें थोड़ी सी आपको याद रखनी है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे दो सरफेस अलग अलग बनते हैं। एक सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक शीट की तरह काम करेगा, ये दूसरी शीट की तरह काम करेगा, ठीक है। चलो ये चीजें थोड़ी सी आपको याद रखनी है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये छोटी छोटी चीजें यूज होने वाली काफी है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। एक चीज और, दूसरी चीज और, मैं आपको डेरिवेशन नहीं दूंगा। आपने बोला कि सर जब भी आप दो मेटलिक प्लेट ले लो, ये मेटलिक प्लेट है, ये भी आप इनफाइनाइट की तरह ही ट्रीट कर सकते हो, दो मेटलिक प्लेट है, मेटल प्लेट ले लो, शीट ले लो, काफी बड़ी बड़ी है, ठीक है। जब आपने इसको चार्ज दिया Q1 और इसको चार्ज दिया Q2, मान लो इन दो को आपने Q1 और Q2 दिया और दोनों को आस पास रख दिया। जब आप इनको थोड़ा सा पास में लेके आके रखते हो तो पता क्या होता है कि सर बाहर वाले सरफेस पे जो चार्ज इनके, देखो इधर भी आप बोलोगे चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, अंदर भी कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा और बाहर वाली सरफेस से भी कोई चार्ज। आप बोलते हो यहाँ पे मैं कह देता हूँ सिग्मा 1 होगा, यहाँ पे सरफेस से सिग्मा 2 होगा, ऐसे यहाँ पे भी होगा। तो ये चीज याद रखना, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। मैं इसका प्रूफ नहीं है, किसी को प्रूफ चाहिए हो तो मैं अलग से दे दूंगा, आपके मतलब का है नहीं। अगर यहाँ पे सिग्मा 1 है तो इस सरफेस से माइनस ऑफ सिग्मा 1 हो जाएगा,
अगर यहाँ पे डेंसिटी सिग्मा 1 है तो यहाँ पे माइनस ऑफ सिग्मा 1 होगी। और यू कैन से दैट अगर इस सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज है, मान लो कितना चार्ज है प्लस क्यू, तो यहाँ पे माइनस ऑफ क्यू चार्ज होगा इस सरफेस पे। क्लियर है बात? आप चाहो तो इसे प्लस Q1 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर सिग्मा 2 है तो यहाँ पे भी सिग्मा 2। अब आपने बोला जो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, ये चार्ज की वैल्यू कैसे आती है, एक चीज तो ये समझ में आ गया कि सर अगर यहाँ पे सिग्मा 1 है तो यहाँ पे भी क्या होगा माइनस ऑफ सिग्मा 1 होगा। कैसा होगा? माइनस ऑफ सिग्मा 1 होगा। और बाहर वाले सरफेस पे भी आप बोलोगे क्या होगा कि सर चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। यहाँ पे जो सरफेस पे देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो होगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। और यहाँ पे भी सरफेस पे कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। इस सरफेस पे जो जाएगा वो आएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2। अब अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखना, ठीक है, अगर Q1 बड़ा हो तो Q1 ले लो। अगर ये इतना है तो ये इसका माइनस होगा, ऑब्वियस बात है। यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2 बाई 2। इस फिगर को आप बना लो, याद रखना हमेशा कि सर अगर आपने दो प्लेट्स को, क्या हुआ क्लियर है, कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? सर एक डाउट है। बोलो बेटा। सर आपने इन दोनों प्लेट का डायमेंशन सेम लिया है ना? क्या हो गया? इन दोनों प्लेट का डायमेंशन सेम लिया है ना? हाँ, डायमेंशन सेम है। डायमेंशन सेम अगर हम नहीं भी लेंगे तो भी आपके सिमिलर आएगा। अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा तो फिर हमारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। एक इतनी लंबी लोगे, एक उसके सामने छोटी सी लोगे, तो आप ऑलमोस्ट सेम ले सकते हो। मैं अगर एग्जैक्ट सेम नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? और कोई दिक्कत? सर मेरे को ये समझने नहीं आ रहा है, अगर दोनों पे चार्ज डेंसिटी दोनों साइड इक्वल है तो फिर तो दोनों पर चार्ज सेम हो जाएगा ना? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये बात को। मतलब क्या बोलना चाह रहे, फिर से बोलो। मतलब क्या कहते हैं सर, ये बता दीजिए ये Q1 Q2 दोनों अपोजिट चार्ज है या सेम चार्ज है? कोई मतलब नहीं मुझे, जैसे भी देना वैसे दे दो। मैंने कोई साइन की बात की क्या? वो ऑपोजिट हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, जैसे चाहो वैसे दे दो आप। जो भी होगा यहाँ वैल्यूज प्रॉपर साइन के साथ रखी जाएंगी। और बोलो। सर आपने ये वैल्यूज जो सरफेस पे ली हैं ये कैसे ली है? अरे ये तो प्रूफ सर होता है यार। तो प्रूफ कहो तो मैं आपको प्रूफ भेज दूंगा। आपके लेवल का नहीं है या आपके क्लास के मतलब का नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता, मैं इसका प्रूफ आपको भेज दूंगा, आराम से उसको देख सकते हैं। एक लंबा सा प्रूफ है, वो प्रूफ हो गया था। ये रिजल्ट बता रहा हूँ मैं आपको, आपके मतलब का रिजल्ट है इसलिए रिजल्ट बता रहा हूँ। मैं इतना भी बता दे रहा हूँ, वरना आपके आपके मतलब का इसका भी एक स्पेशल केस है बस, ठीक है? तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये बकायदा प्रूफ होता है। क्यों प्रूफ कैसे होता है? आपने बोला कि सर यहाँ पे अगर मैंने बोला मान लो सिग्मा 1 है या सिग्मा 2 है या सिग्मा 3 है सिग्मा 4 है, ऐसे ले लोगे चार चार अलग अलग डेंसिटी ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? मैंने कहा सर सारे सरफेस पे अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मान लिया। लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तो सर यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी आनी चाहिए? 0। मेटल प्लेट के अंदर कितनी आनी चाहिए? 0। और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी कितनी आनी चाहिए? 0। उन इक्वेशन को जब आप यहाँ पे इन सारी प्लेट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी 0 लिखोगे तो इक्वेशन ऐसी बनती है कि आपको पता चल जाएगा कि सिग्मा 2 और ये वाले सरफेस की डेंसिटी सेम आएगी, तभी ऐसा पॉसिबल है। और ये वाले सरफेस की डेंसिटी इक्वल एंड ऑपोजिट साइन होगी तो ही ऐसा पॉसिबल है, ठीक है? तो ये तो एक प्रूफ है जो आपको कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे आते हैं। मैं आपको सिर्फ रिजल्ट बता रहा हूँ क्योंकि आपका जो प्रूफ है वो आपके मतलब का नहीं है। तो आप तो ये रिजल्ट याद रखो, आप इतना भी कंफ्यूज नहीं हो। मैं आपको सिंपल फिगर में आपको सिर्फ रिजल्ट की बात कर देता हूँ। देखो बना के, जिसको भी डेरिवेशन चाहिए मैं आपको डेरिवेशन दे दूंगा, समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। डेरिवेशन का मैंने आपको स्टेप समझा दिया। वैसे भी जब भी दो आप इक्वल साइज की प्लेट ले लो, सारी डायमेंशन सेम ले लो, दो मेटल प्लेट्स हैं, ये मेटल प्लेट्स हैं। अगर आपने मान लो इसको चार्ज दिया Q1, किसी भी साइन का दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको चार्ज दिया Q2, तो जो आउटर सरफेस है जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, आपने किसी बॉडी को चार्ज दिया तो वो अपने आप रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि नहीं करेंगे? तो आप बोलोगे सर वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि सर यहाँ पे चार्ज जो आता है वो आता है Q1 प्लस Q2 बाई 2।
और इस पे कितना आता है Q1 प्लस Q2 बाय 2। इन दोनों ही प्लेट पे इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है बाहर वाले सरफेस पे। अब आप जरा देखो टोटल चार्ज कितना है Q1 प्लस Q2, इन दोनों का जरा देखो चार्ज टोटल कितना आएगा, तो आप बोलो Q1 प्लस Q2 हो गया, जितना चार्ज आपने दिया था ऑलरेडी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मेरे पास तो इतना ही चार्ज था। इसका मतलब बाकी जो चार्ज इनकी दो प्लेट पे आएगा वो दोनों इक्वल ऑपरेट होगा, तो वो तो नेट जीरो हो गया। आपने बोला मैंने दिया है 4 कूलम और 6 कूलम ऐसे दिया है, आपने बोला यहाँ कितना आएगा 5 कूलम, 4 प्लस 6 बाय 2 5, यहाँ पे कितना आएगा 5 कूलम, तो आपने जो टोटल 10 कूलम दिया था वो तो आउटर सरफेस पे आ गया, मतलब अंदर वाले सरफेस पे क्या है सर वो इक्वल ऑपरेट होगा, मतलब एक प्लेट से दूसरे प्लेट में आया होगा जैसे भी आया होगा, वो आपने कहीं एक्स्ट्रा नहीं आया होगा। तो आप टोटल चार्ज तो अभी भी मेरे पास कितना होना चाहिए Q1 प्लस Q2, ये तो सबको पता है, टोटल चार्ज अभी भी कितना होना चाहिए Q1 प्लस Q2, तो आप बोलोगे अभी भी Q1 प्लस Q2 आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा दोनों का डिफरेंस Q1 माइनस Q2 बाय 2, और इस पे क्या हो जाएगा जैसे ये प्लस आ रहा है अगर मान लो तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ Q1 बाय 2। इन दोनों का सम करोगे तो जीरो ही आ रहा है ना, तो टोटल चार्ज तो अभी भी क्या आएगा इनके बराबर ही आ रहा है। तो ऐसे ही ये रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो प्रूफ होता है कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये मेटल की आप बोल सकते हो मेटलिक प्लेट की प्रॉपर्टी है कि जब भी आप दो प्लेट को चार्जेस देते हो, मतलब तो दो थोड़ी आप 3-4 अगर लाइन से लगा दोगे तो वैसे होगा, सबसे बाहर वाले पे टोटल चार्ज का डिवाइड बाय नंबर से आता है, ठीक है। तो आप बोलोगे उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो लेकिन आपके इतने लेवल की बात नहीं है, मैं तो कहता हूँ सिर्फ दो प्लेट की बात करो आप अपने लेवल पे, तो दो प्लेट को जब भी दोगे तो आउटर पे टोटल चार्ज का हाफ, इस आउटर पे भी टोटल चार्ज का हाफ, इन बिटवीन दोनों चार्ज के डिफरेंस का हाफ, और एक साइड पॉजिटिव आएगा तो दूसरी साइड नेगेटिव आएगा। अब इस साइड पॉजिटिव है इस साइड नेगेटिव है, इस साइड नेगेटिव है इस साइड पॉजिटिव है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपके चार्जेस की वैल्यूज पे डिपेंड करेगा, लेकिन इतना पता है कि एक पे पॉजिटिव आएगा तो दूसरे पे नेगेटिव आएगा। अब हमने कहा हम जो कैपेसिटर बनाते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसकी बात हम करते हैं, हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे बनाते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दो पैरेलल प्लेट लेंगे, काफी बड़े साइज है, इनके पीछे गैप के रिस्पेक्ट में इनके साइज काफी बड़े हैं, मतलब आप इनफाइनाइट मेटल प्लेट मान सकते हो। तो आप क्या करते हो इसको प्लस क्यू दोगे तो इसको माइनस क्यू दोगे, दो पैरेलल प्लेट्स को आप इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस दे रहे हो, इसका मतलब बाहर वाले सरफेस पे चार्ज कितना हो जाएगा 0 और यहाँ पे कितना रहेगा 0, मतलब बाहर वाले सरफेसेस पे तो कोई चार्ज रहना ही नहीं है, क्योंकि सर बोले दोनों का सम का हाफ, अरे दोनों का सम ही 0 हो गया। तो जब दोनों चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट दोगे तो बाहर वाली प्लेट पे चार्जेस कितने हो जाएंगे 0, आप बोलोगे इनका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो जाएगा, तो सर यहाँ पे कितना हो जाएगा दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस का हाफ, आप बोलोगे देखो Q1 को Q ले लिया, Q2 कितना है माइनस Q, तो माइनस ऑफ माइनस Q डिवाइड बाय 2, सॉल्व करोगे तो कितना है Q ही आया ना, तो बेसिकली आप बोलोगे यहाँ पे प्लस Q हो जाएगा इस वाली प्लेट पे, और यहाँ पे कितना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा माइनस Q हो जाएगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। By using this property आप बोलोगे जब भी आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो कैपेसिटर हैं। अब एक्चुअली ये कैसे बने होंगे वो हम बताते हैं कैसे। आप जैसे हमने इनफाइनाइट से एक प्लेट से दूसरे पे ले गए, सेम बात है, आप इसको ऐसे भी तो बोल सकते हो कि यहाँ से माइनस, यहाँ से क्यू चार्ज उठाया और इसको दे दिया, तो यहाँ पे माइनस क्यू आ गया और इस पे प्लस क्यू आ गया, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, देखो प्लस क्यू से अब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी माइनस क्यू की तरफ होगी, इस छोटे से रीजन में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा स्टोर हो गई, इसका मतलब इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर हो गई, और ये रीजन बहुत छोटा है और एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, जितना ज्यादा चार्ज आप दे सकते हो उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। तो आप बोलोगे यस दिस विल एक्ट एज योर कैपेसिटर, और हम इनको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है। अब ये क्या होगी, ऐसी प्लेट होंगी, एक प्लेट है, मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं, ऐसी एक दूसरी प्लेट होगी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, आपको तो सिर्फ ये दिख रहा है, इस प्लेट का एक एरिया है, इसको हम ए बोलेंगे, एरिया ऑफ अ प्लेट, और इनके बीच के सेपरेशन को, ठीक है। तो अब मैं आपको बोलूंगा अगर यहाँ पे इसका एरिया ए है तो इसका भी एरिया ए होगा, और इनके बीच की सेपरेशन को हमने बोल दिया डी, क्लियर है यहाँ पे। तो आप बोलोगे यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, तो अब हम इसका कैपेसिटर निकाल सकते हैं। मैंने कहा कैपेसिटर निकालने का तरीका क्या हो गया, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, ठीक है।
इनके बीच का आपने बोला इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म क्यों है? क्योंकि आपको पता है इनफाइनाइट प्लेट्स के बीच क्या या इनफाइनाइट प्लेट की वजह से जो पास वाले पॉइंट्स होते हैं उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म आती है, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यू रिमेंबर दैट मेटल ये ऐसे है। ये प्लेट है, आप बोलते सिर्फ इसके इस वाले सरफेस पे जो कुछ है तो आप बोलोगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 2 एप्सिलॉन नॉट। एक ही है। अगर दूसरा सरफेस दिया जाता तो यहाँ पे हाफ रह जाता। आप बोलते केवल एक ही सरफेस पे, दूसरा सरफेस पे तो डायरेक्टली कितनी है, 0 ही है। यहाँ पे माइनस चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी वो भी इसी डायरेक्शन में होगी, टुवर्ड्स द चार्ज होगी। और वो कितनी होगी सर, वही, क्योंकि दोनों पे आप बोलोगे सिग्मा कैसे है, यहाँ प्लस क्यू है, प्लस सिग्मा है तो यहाँ माइनस सिग्मा है, तो आप बोलोगे यहाँ पे भी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा बाय 2 ठीक है। आप बोलोगे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में, हाँ सर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में, मैं इसको ई पॉजिटिव बोल देता हूँ, इसको मैं ई नेगेटिव बोल देता हूँ। ये पॉजिटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये नेगेटिव प्लेट की वजह से, मैं कहा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जाएगा, आप बोलोगे सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू द सम ऑफ बोथ एंड दैट विल कम एज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हो गई आपकी ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रही है, यस और नो। मैं कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अब क्योंकि ये यूनिफॉर्म है तो आपको पता है डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे तो लिख दो इनके बीच की डिस्टेंस। अरे याद है ना भाई, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम डेल्टा वी इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस ई इनटू डिस्टेंस, याद है ना, दो पॉइंट के बीच की। तो आप बोलोगे ये देखो Yes, sir. अब ई की वैल्यू आपको पता है कितनी है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आप बोलोगे सर पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई को क्या लिख दोगे आप, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू वी। ओके, बहुत अच्छी बात है। अच्छा आप बोलोगे सर इसको कैसे लिख सकते हो, डेल्टा वी, ये पता है कि सर वी इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय सी। वी इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय सी। क्या हुआ, कोई दिक्कत? कितने सारे मैसेज आ रहे हैं, स्क्रीन ब्लर हो गई है शायद, सर बीच बीच में हो जाती है स्क्रीन ब्लर। ऐसा है क्या? हो सकता है थोड़ा नेट का इश्यू आ रहा है, थोड़ा बहुत अगर फ्लक्चुएशन हो भी रहा हो, कोई बात नहीं, थोड़ा पेशेंस रख लेते हैं। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। थोड़ा बहुत अगर बीच में ब्लर हो भी रहा है तो थोड़ा सा पेशेंस, मैं वर्बली सारी चीजें बोल रहा हूँ, तो अभी तो क्लियर आ रही है। Yes, sir. Yes, अब sir. सही आ रही है। थोड़ा सा नेट का फ्लक्चुएशन है ना, तो थोड़ा बहुत अगर होगी तो थोड़ा वर्बली थोड़ा सा हम बात कर रहे हैं। मैंने कहा सिग्मा को क्या लिख सकते हो, सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी। सिग्मा कैन बी रिटन एज, एक प्लेट की बात करें तो आप बोलोगे क्यू बाय एरिया, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे सर, दैट कैन बी रिटन एज माइनस क्यू बाय एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। खैर मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो मैग्नीट्यूड चाहिए। मुझे क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। ऑब्वियसली मुझे मालूम है अगर मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में जाता है तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है। मैंने कहा वो तो मुझे मालूम है। मैंने कहा मैं तो पोटेंशियल डिफरेंस के मैग्नीट्यूड से मतलब है ना, ये जब हम लिखते हैं तो यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस के मैग्नीट्यूड से मतलब है। इससे अगर हम कंपेयर करें, डेल्टा वी क्या है सर, ये वी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ध्यान रखना, पोटेंशियल नहीं होता। इनफाइनाइट पे 0 था तब हम बोलते हैं सरफेस पे पोटेंशियल वी है, वो एक्चुअली वी माइनस 0 लिखा होता है, वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इससे कंपेयर करो, तो बेसिकली देखो मैं इसको पॉजिटिव लिख लेता हूँ, मैग्नीट्यूड वाइज लिख लेता हूँ, तो क्यू, ये चीज नीचे लेके जाऊं तो ए एप्सिलॉन नॉट बाय वी। करेक्ट, ऐसे लिख पाऊंगा। कंपेयर करूं इसको, डेल्टा वी नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हमने इसको 0 बोल दिया और इसको v बोल दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, v माइनस 0। मैं तो मैग्नीट्यूड वाइज चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड वाइज। तो मैग्नीट्यूड वाइज देखो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ रही है, आ रही है। साइन तो कब ये बता रहा है कि सर ये वाला लोअर पे ये वाला हायर पे है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, इस तरीके से आता है। तो जरा देखो इससे कंपेयर करो इस वाले फॉर्मूले से, तो यहाँ से पता चल रहा है कि c की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, एप्सिलॉन नॉट a by b। So this is the capacitance of a parallel plate capacitor
जिसकी एरिया ऑफ द प्लेट इज ए, बी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, एंड एप्सिलॉन नॉट क्योंकि बीच में आपने बोला वैक्यूम है। अगर वैक्यूम के अलावा कोई और मीडियम आएगा तो कुछ बातें और होंगी, बट अभी तो आपने एयर या वैक्यूम मान रखा है, इसलिए कैपेसिटेंस आया पैरेलल कैपेसिटर का ये। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, या तो नो। आप चाहो तो यहाँ पे माइनस साइन अपने आप आ जाएगा। आप लोग फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हो, डेल्टा वी इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल पोटेंशियल क्या होगा, ये इस प्लेट का, और आप बोलोगे ये क्या हो जाएगा, इनिशियल। आपको पता है फाइनल कैसा होगा, कम ही होगा। तो आप बोलोगे सर अगर मैं लिखूं इसको 0 मान लो तो आप क्या लिखोगे, और इसको b मान लो तो आप क्या लिखोगे, जी यहाँ तो डेल्टा वी लिखा है, लो इसको ऐसे लिख दोगे 0 माइनस बी, ऐसा लिख दो। अगर मैंने इसको 0 माना तो इसको b मानोगे, है ना। तो आप बोलोगे 0 माइनस बी इक्वल टू माइनस सिग्मा पर है, तो आप बोलोगे b की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई, और b को आपने ऐसे कंपेयर कर दिया। अगर आपने इसको b माना है तो इसको 0 माना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, इन दोनों के मैग्नीट्यूड वाइज आप बोलोगे कितना है, पॉजिटिव वाला प्लेट का हायर होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल में डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू v and that is equal to q upon this, and इससे कंपैरिजन कर रहे हैं इस वाले फॉर्मूले से, तो c की वैल्यू कितनी आ रही है, एप्सिलॉन नॉट a by b। तो यही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है। देखो अगेन डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है a और b पे, और मीडियम पे डिपेंड कर रहा है कि पीछे मीडियम क्या है, क्या q पे डिपेंड किया, क्या v पे डिपेंड किया। क्लियर है, आया ना? यस सर। यस सर। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ो। सर कैपेसिटर के फॉर्मूले में Q बाई डेल्टा V होगा ना, तो फिर बेटा मैं वही तो बोला, डेल्टा वी इज, हम v क्या लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो लिखते हैं यार, क्योंकि हम एक पॉइंट पर रेफरेंस 0 मान के रखा होता है ना। एक्चुअल पोटेंशियल तो कोई चीज होता ही नहीं ना बेटा, पोटेंशियल तो हमेशा डिफरेंस की बात करते हैं। हमने कहीं ना कहीं रेफरेंस 0 ले रखा होता है, उसके रिस्पेक्ट में हम वो v वैल्यू लिख रखी होती है। हम जो v इक्वल टू के क्यू बाय आर लिखते हैं वो पोटेंशियल होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जरा बताइए। सर वो किसी भी चार्ज कंटेनिंग बॉडी, सर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर जो एक है मेरी बात तो बोल दे, ये v क्या होता है, पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। सर ये किसी स्फीयर के सरफेस पे जो पोटेंशियल है, ये किसी स्फीयर के सरफेस का पोटेंशियल एंड इंफिनिटी के पोटेंशियल का डिफरेंस है। तो सर हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जीरो पोटेंशियल कहाँ पर लिया है? नेगेटिव वाली को 0 माना, पॉजिटिव वाली को v मान लिया। लेकिन सर कैलकुलेशन करके तो नहीं आ रहा ना उस पे जीरो। कैलकुलेशन करके नहीं आना 0, कौन रोक रहा है मुझे कैलकुलेशन करके 0? कैसी बातें कर रहा है, रेफरेंस मैं डिसाइड करता हूँ बेटा, ये मेरा इलाका है, जहां मैंने 0 बोलना है मैं वहां भी 0 रखूंगा, कोई रोक के दिखा दे मुझे। हाउ कैन यू से दैट कैलकुलेट करके नहीं आ रहा है यार, रेफरेंस तो मैं डिसाइड कर रहा हूं ना, जब मैंने 0 बोल दिया मतलब 0 है, तू करके दिखा उसको नेगेटिव पॉजिटिव। भाई साहब रेफरेंस का खेल है, रेफरेंस तो डिसाइड मैं कर रहा हूं, मैंने अगर नेगेटिव वाली को 0 बोला है तो 0 है, तेरे कहने से क्या हो जाता है भाई, कैसे नहीं आएगा वो 0 बताइए जरा।
सर मेरे हिसाब से डिफरेंस आ रहा है, लेकिन जीरो नहीं, जीरो हम मान सकते लेकिन जीरो आ नहीं रहा है। बेटा जीरो माना ही है बेटा, जीरो जीरो अच्छा इनफाइनाइट पे जीरो होता है कि माना हुआ है तुमने? माना है। माना है ना, होता तो नहीं ना। नो सर। सरफेस मैं कहता हूँ सर, एक सरफेस है ये, चार्ज या क्यू, इसके पोटेंशियल जीरो है, ये ले, मना करके दिखाओ मुझे, आई कैन डू दैट। समझ में आ रहा है? मैं इस सरफेस के पोटेंशियल को भी जीरो बोल सकता हूं, क्योंकि मैंने जब इनफाइनाइट पे माइनस के क्यू बाय आर ले रखा है। वो रोक के बता दे यार मुझे। हाँ भाई साहब, दोनों का डिफरेंस उठा के देख लो, अभी भी के क्यू बाय आर ही आएगा। डिफरेंस रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस पोटेंशियल। रेफरेंस तो मैं डिसाइड करता हूँ। क्वेश्चन बनता है भाई साहब नीट में, उलझ जाओगे अगर ऐसे फंस गए तो। उसमें ये बोलता है कि मान लो अगर सरफेस का पोटेंशियल जीरो है, इनफाइनाइट की जगह पे सरफेस का पोटेंशियल जीरो मान लिया, तो बताओ इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? भाई साहब क्वेश्चन ऐसे ही बनाता है, आ चुके हैं नीट में ऐसे क्वेश्चन। आपने अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो मान लिया है तो उस हिसाब से हर जगह का पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आप कहीं पे कुछ भी मान सकते हो, वो तो एक स्टैंडर्ड तरीका है कि हम उसी स्टैंडर्ड को मान के चलते हैं, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में आपको वैसी ही वैल्यूज मिलेंगी। वो कोई लिखेगा पत्थर की लकीर नहीं होगी कि आपको यही करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये तो हमारे रेफरेंस है। ए वंशिका यार, डराए मत, बच्ची आगे स्पीड चल रही है यार। गोविंद, बैटरी का टर्मिनल भूल गए तुम सब कुछ। बैटरी आप बोलते हो वी की बैटरी है, माइनस प्लस, यहाँ का पोटेंशियल कितना है नेगेटिव वाले का? सर क्या पूछ रहे हो? ये बैटरी है, 20 वोल्ट की बैटरी है, माइनस वाले का पोटेंशियल कितना है? कितना भी ले सकते हैं सर। क्यों? आप क्यों ले सकते हो? आपने उस जीरो दिन ले लिया आपने मतलब डाउट ऐसा में ये जीरो बताया तो था। आएगा नहीं तो लोगे। समझ में आ रहा है? पूरी प्रॉब्लम में मैं एक रेफरेंस पॉइंट डिसाइड करता हूँ, उस रेफरेंस को अगर मैंने यहाँ पे जीरो सेट कर दिया तो भाई साहब सेट हो गया। ये रही बात। ओके सर। तो अगर मैंने बोला कि सर यहाँ पे ऐसा ले लो, आपने बोला ये V1 ले लो, ये V2 ले लो, कोई बात नहीं, आप दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो भी वही आएगा। अब मैंने कहा नहीं सर V2 को मैं जीरो मान लेता हूँ, कोई बात नहीं, V1 को भी मान लो तो भी पोटेंशियल डिफरेंस वही आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा चेंज हो जाएगा। हमें तो डिफरेंस से मतलब है ना। मुझे इतना मालूम है इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो आएगी वो निकाल के दिखाएगी, Q अपॉन C जो भी आएगा। अब आपको यहाँ रेफरेंस जीरो लेना है तो यहाँ पे आप B की वैल्यू Q/C ले लोगे। अगर आपने यहाँ पे रेफरेंस मान लो 2 वोल्ट ले लिया, आप बोलते हो कि सर ये वैल्यू हो जाएगी 2 + Q/C। नहीं सर मैं तो 5 लूंगा, ले लो भाई 5 वोल्ट, ये वैल्यू 5 + Q/C हो जाएगा। गोविंद भाई साहब, सर एक छोटी सी बात पूछूं? तो बड़ी पूछ, लेकिन क्लियर हो रही नहीं हो रही है बात। सर जैसे आप किसी भी सर्किट में कोई भी पॉइंट जब आप अर्थ से कनेक्ट करते हो तो आप कहते हो उस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो है, तो वो भी तो आप हाँ किसी तो के। एक सेकंड, क्योंकि वो भी हम क्या मानते हैं, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड ऐसे सेट कर रखे हैं, हम जैसे इनफाइनाइट का जीरो मानते हैं ना, यस सर। वो अर्थ का पोटेंशियल को भी हमने जीरो मान रखा है, स्टैंडर्ड है हमारा। जब अच्छा आपसे सर पूछते समझ हैं गया। क्वेश्चन, जरा पूछो, देखो क्वेश्चन जब आपसे पूछते हैं स्फीयर के सरफेस का पोटेंशियल बताओ, क्या हम ये बोलते हैं कि इनफाइनाइट पे जीरो लेके बताना है? स्टैंडर्ड है हमारा, हम स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं, हम मानते हैं कि आप भी वही स्टैंडर्ड लेके चल रहे हो। क्लियर? हम ये नहीं बोलते assuming the potential is zero and infinity, ऐसे कुछ क्वेश्चन में आपको लिखा भी मिलेगा, बट हर क्वेश्चन में तो नहीं लिखा मिलता ना। मतलब वो क्वेश्चन बनाने वाला भी ये सोच रहा है कि आप भी वही स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो। जब उसको क्वेश्चन घुमाना होता है तब आपका वो रेफरेंस खुद आगे आके बोलता है भाई साहब आप इनफाइनाइट पे जीरो मत लेना, तब वो क्वेश्चन घुमाता है, मतलब आपको स्टैंडर्ड से डेविएट कर रहा है वो। तो आपको बताएगा कि भाई साहब स्टैंडर्ड मैंने आप फॉलो नहीं किया है। अब हमने बोला सर्किट में अगर मैंने ग्राउंड करके, इसका मतलब क्या बोलते हैं सर उस पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट ले लेते हैं, ठीक है।
मैं कहता हूँ नहीं सर मैं तो 5 वोल्ट दूंगा, जिंदगी में 5 वोल्ट से सॉल्व करूँ तो भी आपके आंसर सही आएंगे, कोई भी नहीं रोकेगा आपको। समझ में? अब आप लेकिन हर बार 5 ही वोल्ट लेना पूरे प्रॉब्लम में, ऐसा मत कर देना कि आप 0 वोल्ट ले रहे हो, कहीं पे 0 ले रहे हो कहीं पे 5 ले रहे हो। उस प्रॉब्लम में 5 वोल्ट लो और बाकी पोटेंशियल डिफरेंस करंट वाला निकालो, अभी भी आंसर आपके सेम आएंगे, कोई भी नहीं रोकेगा। वो तो हमने क्या बोला सर, अर्थ को इज्जत दे दी हमने, क्योंकि हमें मालूम है अर्थ को आप कितना भी चार्ज देते जाओ अर्थ स्टोर कर सकता है, बिकॉज़ अर्थ इज अ वेरी बिग कैपेसिटर। अभी बात की हमने, देखो कैपेसिटेंस देखो क्या अर्थ का, हमें बताना भूल गया, चलो बहुत अच्छी बात है। आर कितना है 6400 किलोमीटर। अर्थ की कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग चार्ज इज वेरी मच लार्ज। कैपेसिटेंस का मतलब एक ये भी मतलब होता है कि सर कितने चार्ज से कितना पोटेंशियल पड़ रहा है, इट्स अ रेशियो ऑफ Q by V, राइट। आप बोलते हो सर ये C इतना बड़ा है कि Q अगर थोड़ा बहुत उसको दे भी रहे हो ना तो भी आप ये मान के चलो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आने वाला है, तो आप बोल सकते हो इट्स बेसिकली कैपेसिटी इसकी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अर्थ इज अ वेरी बिग कैपेसिटर, इसलिए हम बोलते हैं आप अगर उसको कुछ चार्ज दे भी रहे होते हैं ना तो उसके पोटेंशियल में ऐसा कोई फर्क पड़ता नहीं है, चेंज होता नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं उसको रेफरेंस मान लो 0 वोल्ट मान के चलेंगे हमेशा, राइट। वो भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, आप ऐसा नहीं किसी ने लिख नहीं दिया, क्वेश्चन अगर कल को घुमा के बोल देगा सर नहीं अर्थ वाले को आपको 5 वोल्ट मानना है तो आपको फिर 5 वोल्ट से सॉल्व करना पड़ेगा और आंसर तब भी सेम आएंगे जो आपने 0 वोल्ट से सेम किया होंगे। बस अब अगर आपने किसी पॉइंट का 5 वोल्ट मान लिया तो दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल अलग हो सकता है। मैंने क्या बोला, रेफरेंस चेंज करने से किसी स्पेसिफिक पॉइंट का पोटेंशियल चेंज हो सकता है, लेकिन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी सेम ही होगा, चाहे कुछ कर लो आप। मैं हमेशा आपको पोटेंशियल की बातें मैंने जब वर्क में भी समझाई तो भी मैंने बोला कि सर पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द रेफरेंस। रेफरेंस चेंज करते रहोगे आप बोलोगे 2 पॉइंट का पोटेंशियल आपका अभी भी सेम रहेगा, तो सॉरी डिफरेंस अभी भी सेम रहेगा। हाँ एब्सोल्यूट पॉइंट के अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू बोलोगे अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल वो अब पहले से डिफरेंट आ गया होगा। क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे भाई, मिलेंगे क्वेश्चन, कुछ लोगों ने मिले भी होंगे, कुछ लोगों ने सॉल्व किए भी होंगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो गोविंद एक चीज क्लियर कर लो, ये रेफरेंस मैं सेट करता हूँ ना, तो मेरा इलाका है, मैं अगर 0 बोलूंगा तो मुझे 0 ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ लेकिन मैं क्या होता है स्टैंडर्ड को फॉलो करता हूँ, या जब दुनिया 0 ले रही है तो मैं भी उसको 0 ले लेता हूँ, मैं ऐसे अपने मन से कुछ भी नहीं लेता, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ता है ना, क्या रूल्स टाइप के हमने बना लिए हैं, बट वो रूल्स का मतलब ये नहीं है कि आप फिक्स हो गए कि यही करना है। अगर मैं क्वेश्चन बनाते टाइम उसका स्टैंडर्ड घुमाना चाहूँ तो मैं घुमा सकता हूँ। गोविंद कोई दिक्कत तो नहीं है अभी? नो सर। क्लियर है ना चीजें? आप चाहे 0 वोल्ट ले लो चाहे 5 ले लो, पोटेंशियल डिफरेंस Q by C आएगा, ये चीज क्लियर है ना? यस सर। अब क्वेश्चन में जब सर्किट में लगेगा ना कैपेसिटर तो जरूर होना कि आपके नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल 0 ही आए, कुछ भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, कुछ और भी आ सकता है, अगर एक वो तो क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है। चलो क्या बात कर रहा था, बुला दिया, क्या बताने वाला था? सर आपने बता दी थी C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। चेक करके दिमाग से, चलो देखते हैं। तो बेसिकली आपने बोला कि सर सिंबल क्या होता है, वैसे तो यही होता है सिंबल कैपेसिटर का, जैसे रजिस्टर का सिंबल होता है कैपेसिटर का C, थोड़ा हल्का सा C टाइप का होगा, ये पैरेलल पे, बट मैक्सिमम बुक्स में आपको ऐसा लगा मिलेगा, 2 पैरेलल पे, ठीक है। प्रॉपर सिंबल ये होता है बट मैक्सिमम बुक में आपको ये मिलेगा, तो आप समझ जाना कि कैपेसिटर का सिंबल है। अच्छा जब ऐसा लिखा हो आप बोलते हो ये अभी अनचार्ज कैपेसिटर है, मतलब इनकी दोनों प्लेट पे चार्ज की वैल्यू अभी 0 है। अब किसी भी कैपेसिटर को चार्ज करने के कई तरीके हो सकते हैं, मैंने कहा जो नॉर्मल तरीका क्या होता है, इस कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, इसकी कैपेसिटी है C। अभी आप क्या बोलोगे, ये बैटरी है V पोटेंशियल, जैसे ही आप इसको कनेक्ट करोगे तो ये क्या करेगा सर, ये ऐसे करंट फ्लो कराने की कोशिश करेगा। देखो यहाँ से ये चार्ज खींचेगा, यहाँ से इस चार्ज को खींचेगा और इस चार्ज को यहाँ लेके जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो रहा है, इसलिए ये करंट फ्लो। वैसे तो देखा जाए ये ओपन सर्किट है, ध्यान रखेंगे,
ऐसा ये ओपन सर्किट है, चीज को ध्यान रखेंगे, क्योंकि कैपेसिटर के बीच में वायर नहीं है, एरिया है, डाइलेक्ट्रिक है, मतलब करंट पूरा फ्लो नहीं होगा। फिर भी देखो सर्किट क्लोज कैसे हो रहा है। सर्किट क्लोज का मतलब होता है कि सर आपको दो ऐसे पॉइंट हैं जिनके बीच में आप चार्जेस का फ्लो करा सकते हो। तो कैपेसिटर ऐसे ही करता है, ये बैटरी जैसे इससे कनेक्ट करोगे पूरा चार्ज यहाँ से यहाँ क्रॉस नहीं करने देगा, ये बिल्कुल भी क्रॉस नहीं कर सकता बिकॉज बीच में खाली स्पेस है, ध्यान रखना। लेकिन यस, जब कैपेसिटर को आप लगाते हो तो यहाँ से ये चार्ज को खींचेगा इस प्लेट से, और इस प्लेट पे यहाँ पे उठा के ये चार्ज देगा। इसलिए आप बोलोगे किसी भी रैंडम टाइम पे आप बोलोगे इस पे चार्ज मान लो कितना आएगा -q, तो इस पे चार्ज कितना होगा +q। ठीक है, इसको हम बोलते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। आपके नीट या बोर्ड लेवल पे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के करंट वगैरह की इक्वेशन यूज नहीं होती, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, है ना। कोई अच्छे टेस्ट सीरीज बड़े आप अगर दोगे तो कभी कभी बहुत अच्छे टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन कभी कभी चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का है तो जेई में आता है वो। ठीक है, तो कुछ लोग उसे क्या होता है कि अच्छे टेस्टिंग जेई के क्वेश्चन उठा के दे देते हैं। आपके में चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का इंस्टेंटेनियस करंट की सिलेबस में नहीं है, इसको चाहिए और मैं आपको अलग से बता दूंगा। अब मैंने कहा था देखो ये कब तक चलता रहेगा, जब तक कि कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा। कैपेसिटर फुल चार्ज का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम चार्ज यहाँ आ सकता है वो। कैपेसिटर फुल चार्ज का मतलब होता है कि सर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी कितना लगा दी, मतलब इन दो पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जा सकता है सर बी के बराबर। जैसे ही इन दो बैटरी के पोटेंशियल बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बी हो गया, आप क्या बोलोगे, चार्ज कब तक फ्लो करता है, जब तक कि दो के पॉइंट के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है। जैसे ही आप बोलोगे कि सर यहाँ पे पोटेंशियल और यहाँ पे पोटेंशियल कैसे हो गए, सेम हो गए, ये डिफरेंसेस सेम हो गए, तो आप क्या बोलोगे ये बैटरी अब और चार्ज फ्लो नहीं कर सकती है, मतलब इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हो जाएगा अभी। उसके बाद ये चार्ज फ्लो बंद कर देगा और ये सर्किट कैसा हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें बस इतना बता दे रहा हूँ, जब ये सर्किट t इक्वल टू 0 पे जैसे आप कनेक्ट करोगे, स्विच कनेक्ट करोगे, तब जो कैपेसिटर होता है वो एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, मतलब बहुत ज्यादा करंट फ्लो कराने देता है ये। लेकिन जैसे ही ये चार्ज हो जाता है, कैपेसिटर इक्वल टू इनफाइनाइट, बहुत देर बाद चार्ज होता है ऐसे मान लेते हैं, बहुत क्विक चार्ज होता है वैसे ये, बट 100% चार्ज कभी नहीं हो पाता ये जिंदगी में। इसलिए बोलते हैं 100% चार्ज के लिए हम बोलते हैं इक्वल टू इनफाइनाइट। 99.9% तो यूं हो जाता है, मान लो 1% कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाता। ठीक है, क्योंकि कभी भी सर्किट में कंप्लीट चार्ज फ्लो कराने ही नहीं देगा, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी पूरी। तब आप बोलोगे सी एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगता है, मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाती है 0 और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस कितना शो करता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। हम जो पढ़ने वाले हैं, आप इसमें मत परेशान होना, मैं पढ़ने वाला हूँ, हम हमेशा जब भी बात करेंगे वो या तो टी इक्वल टू इनफाइनाइट की बात करेंगे मैक्सिमम, मतलब जब चार्ज हो गया होगा या फिर बैटरी कनेक्ट नहीं होगी तब। बीच वाले पोर्शन की हमारे सिलेबस में नहीं है, जिसको हम बोलते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की इंस्टेंटेनियस करंट वाली वैल्यू। चार्ज होते टाइम क्या हो रहा है वो हमारे मतलब का नहीं है, हमारे मतलब का या तो वो डिस्चार्ज होगा या फिर पूरा चार्ज हो चुका होगा, मतलब टी इक्वल टू इनफाइनाइट के बाद, मतलब स्टेडी स्टेट बोलते हैं उसको, जब कैपेसिटर की स्टेडी स्टेट आ गई होगी। तो अगर ये स्टेडी स्टेट आ गई होगी तो अब सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ये सर्किट कंप्लीट नहीं है। यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी है, यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी है, पूरे लूप में ऑलरेडी पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, लूप में ऑलरेडी 0 हो चुका होगा, कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा होगा, तो करंट फ्लो होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, अब मैंने कहा सर इसमें एनर्जी कितनी स्टोर होगी। हर्षी भाई, हर्षी ट्रेडर प्रेजेंटिंग बंद कर रहे हैं, ऐसा ना करो, है ना। आप बोलोगे सर कितनी एनर्जी स्टोर है वो निकालना है, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। मैंने कहा वो कैसे निकालें, मैंने कहा एट एनी रैंडम टाइम, बीच में कभी कभी चार्ज हो रहा था, एट एनी रैंडम टाइम आप बोलते हो कि सर इस पे कितना चार्ज आ चुका है, -q आ चुका है और +q आ चुका है। हो गया, क्या हो गया भाई, कौन सीख रहा है। जब ये चार्ज हो रही हो, अभी बैटरी आपने जैसे कनेक्ट किया, स्विच क्लोज किया, ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये चार्ज फ्लो कराना है, इसमें जब मैक्सिमम चार्ज कितना आ सकता है Q। ठीक है, आप बोल सकते हो मैक्सिमम चार्ज कितना आ सकता है, ये स्टेडी स्टेट है, फाइनल स्टेट क्या आएगी आपकी, कुछ ऐसे आएगी। स्विच लगा था, स्विच लगाने का तरीका होता है।
यहाँ पे प्लस क्यू आ चुका होगा, यहाँ माइनस क्यू आ चुका होगा, और इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो चुका होगा, प्लस माइनस वी हो चुका होगा। अब आप बोलोगे फाइनल स्टेज ये है, तो मैंने कहा सर किसी रैंडम स्पेस पे मैंने कहा ये आ चुका होगा, तब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया होगा q by c। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया क्या, प्लस यहाँ पे माइनस। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या होगा, पॉजिटिव प्लेट का चार्ज ले लो और किसी भी इंस्टेंट पे आप बोलते हो पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू आ रही होगी किसी भी इंस्टेंट पे वो कितनी आ रही होगी, q by c। वी इंस्टेंट पे बोल रहा है ये, जब इस इंस्टेंट की बात करते हैं। अब आपने बोला कि सर बेसिकली बैटरी क्या कर रहा है, बैटरी यहाँ से चार्ज उठा के यहाँ लेके जाता है। तो अब आपने बोला जब इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये है, कितना है, dv है या स्मॉल v है, आप बोल दोगे थोड़ा सा और चार्ज d2 चार्ज और लेके जाओ यहाँ से, तो एक छोटा सा वर्जन करना पड़ेगा बैटरी को, एंड दैट इज इक्वल टू dq by 2 v एट द सेक्शन। वर्जन पता है यार, वर्जन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू q इनटू डेल्टा v। अरे हाँ है ना, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, यही डेल्टा v मतलब क्या है, ये इस टाइम पे कितना है, किसी भी रैंडम टाइम की बात करें, अब इस टाइम पे थोड़ा सा चार्ज और लेके जाना है तो कितना वजन करना पड़ेगा, थोड़ा सा वजन करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू dq into v। मैं कहा बहुत अच्छी बात है, मैंने कहा इसकी वैल्यू रखो, तो बेसिकली कितना करना पड़ेगा, dq into q by c। मैं कहा टोटल वजन निकालो बैटरी कितना करेगी इसके ऊपर, या कितना वजन इस कैपेसिटर पे हो रहा होगा एक्सटर्नली। आप बोलोगे सर टोटल वजन के लिए क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, इंटीग्रेट करोगे तो आप बोलोगे इंटीग्रेट किसको कर दोगे, q by c into dq। वेरिएबल यहाँ कौन है, q, c तो कांस्टेंट है, c चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता, तो स्टार्टिंग में c था, बाद में c था, मिडिल में c था, सब जगह c था, वो तो क्या पता चलता। तो आप बोले q की वैल्यू इनिशियल कितनी होगी, 0, q की वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी, फाइनल प्लस q, टोटल वजन आ जाएगा। अरे हाँ यार, वजन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वो एक्सटर्नल फोर्स कौन होगा, बैटरी होगा, तो छोड़ी यार, बैटरी कर रही है यहाँ पे। आप बोलोगे सर दैट इसको करोगे तो ये देखो कितना आ रहा है, ये निकालोगे तो देखो q का इंटीग्रेशन करोगे तो q स्क्वायर बाय 2 आएगा। क्या हो गया भाई, इधर हो गया, वेट क्लियर है सर? क्लियर है सर? हाँ अब क्लियर हो गया राइट। चलो मैंने कहा सर इंटीग्रेट कर दो, q को इंटीग्रेट करोगे तो q स्क्वायर बाय 2, चलो एक बार लिख देता हूं तुम लोग खुश हो जाओ, और लिमिट अभी लिखना बाकी है है ना। तो देखो बटन दिखाएंगे, ये बटन क्या है, एक्सटर्नल है, ध्यान रखना। बटन एक्सटर्नल ऑन दिस कैपेसिटर, q की वैल्यू रखोगे तो ये आएगा q स्क्वायर बाय 2c। So this is the work done external on the capacitor in charging the capacitor। कैपेसिटर को चार्ज करने में, मतलब कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज लाने में इतना वर्क डन कैपेसिटर के ऊपर किया गया बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। हम बात करेंगे एक्सटर्नल फोर्स यहाँ कौन है, ऑब्वियसली बैटरी है यार, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन हम तो अभी एक्सटर्नल फोर्सेस की बात कर रहे हैं। टोटल चार्ज करने में जीरो से लेके फाइनल चार्ज तक पूरी तरीके से ये कंप्लीटली चार्ज है, तब तक करने में कितना वर्क करना, यही वर्क डन इसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में बोलते हैं। यहाँ पे कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट लो, आगे बात करें इसका। सर इसमें एक डाउट है जो आपने नीचे लिखा है। बोलो 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 बेटा। सर ये समझने नहीं आ रहा, आपने t इक्वल टू 0 पे सर्किट शॉर्ट क्यों है, और r कैसे? t इक्वल टू 0 पे ऐसा होता है, इनके बीच का देखो यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि सर दोनों पॉइंट कैसे हैं, सेम पोटेंशियल पे हैं। यस सर। कोई चार्ज तो है नहीं ना, तो आप बोलोगे सेम पोटेंशियल है, मतलब एक वायर की तरह हम डील कर सकते हैं ना। सर रिपीट कर दीजिए, समझा नहीं। अगर कोई भी दो पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं, इसका मतलब एक वायर की तरह डील कर सकते हो कि नहीं, वायर के यस सर। एनालॉगस में। यस सर। तो इसका मतलब क्या, शॉर्ट सर्किट। यस सर, दो क्योंकि पॉइंट नो। के बीच में वायर लगा मतलब शॉर्ट सर्किट, मतलब कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, इतना तेजी से करंट फ्लो कराता है वो, करंट बहुत ज्यादा फ्लो कराता है। करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। लेकिन जब ये पूरा चार्ज हो जाता है, जब ये पूरा चार्ज हो जाता है तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, प्लस माइनस डी। अब आप क्या करोगे सर, इसके बीच में बैटरी देखो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, डी। 20 से ज्यादा तो कभी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर ही नहीं सकता है, वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है।
मतलब इससे ज्यादा तो ये चार्ज ऑफ बैटरी फ्लो करा ही नहीं सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस को इससे ज्यादा बढ़ा ही नहीं सकता। तो मतलब बैटरी आप इसमें कोई करंट फ्लो नहीं, तो बैटरी के लिए मान लो कि सर अब इस पोटेंशियल को जंप करना इनफाइनाइट मतलब मुश्किल हो गया, मतलब ये अब यहाँ से और चार्ज लेके यहाँ तक नहीं ला सकती, मतलब कोई करंट फ्लो नहीं करा सकती। इसका मतलब सर्किट कैसा हो गया, ओपन सर्किट से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ओपन सर्किट का मतलब क्या हो गया, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। यस और नो? ओवेल यस सर, समझ गया। हाँ तो मुझे बता भी तो सही, समझ गया। पूछते टाइम तो मुंह खोल देता है, जब मैं पूछता हूँ तो उसको बोलते हैं ओपन सर्किट। So it will behave like a short circuit. ऐसा बोलते हैं, कैपेसिटर will behave like a short circuit. शॉर्ट सर्किट होना हो गया, वायर होना लगा दिया वहां पे, बट इट इज बिहेविंग लाइक अ शॉर्ट सर्किट, इट इज बिहेविंग लाइक ओपन सर्किट। जब ये पूरा चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, तो कैसे बिहेव करेगा, एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। मतलब बैटरी कोई भी सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा। ओपन सर्किट क्या होता है, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। क्लोज सर्किट बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो रहा होगा, इसलिए बोलते हैं आई इनफाइनाइट के बराबर होता है, बहुत ज्यादा करंट होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, यहाँ से हम थोड़ा आगे बढ़े। कैपेसिटेंस अच्छा टॉपिक है, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ी सी कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। आपकी जितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक और सर्किट की कंसेप्ट है ना, सब यहाँ पे आपके यूज आते हैं। आप जरा देखो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोल दो, या आप बोल दो कि पोटेंशियल एनर्जी बोल दो, आप बोलोगे दैट इज इक्वल टू वर्क डन एक्सटर्नल, तो आप बोलोगे एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2C। ठीक है, और भी कई सारे फॉर्म है। Q को क्या लिख सकते हो, CV, ये भी हो सकता है हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, आप C को क्या लिख सकते हो, Q बाय V, एक और फॉर्म बैठा जाता है हाफ Q इनटू V। ठीक है, तो ये सारे कई सारे फॉर्मेट हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर, और ये किस फॉर्म में स्टोर होगी, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रखना, कैपेसिटर जो स्टोर करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जब भी फील्ड आ रहा है मतलब वहां पे कहीं ना कहीं एनर्जी क्रिएट हो रही है। यहाँ पे मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आपकी एनर्जी स्टोर है। अब जरा देखना, एक्चुअली वर्क डन बाय बैटरी निकालना। मैंने कहा सर, जब आपने इसको चार्ज किया बैटरी, इनिशियली कितना चार्ज था सर, यहाँ पे भी 0 था, फाइनली यहाँ पे भी 0 था। फाइनल चार्ज कितना हुआ सर, यहाँ पे -Q हो गया और यहाँ पे +Q हो गया। अच्छा ये बताओ, इसका मतलब यहाँ से कितना चार्ज खींचा बैटरी ने, आप बोलोगे Q चार्ज खींचा, और यहाँ से Q चार्ज को देखो माइनस से प्लस लेके गया, माइनस से प्लस जंप कराने में उसे बैटरी ने वर्क डन किया, और यहाँ पे ये +Q लेके गया। तो बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हुआ मुझे बताओ, +Q। Q। तो बैटरी ने वर्क डन, देखो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे ले जाने में आपको धक्का लगाना पड़ता है। पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल तो अपने आप रहता है। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर से लोअर फ्लो करता है बाय डिफॉल्ट, बट यहाँ पे पॉजिटिव, जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लेके जाना हूँ, इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव धक्का देने में वर्क डन लगा हुआ किसने किया होगा, वो बैटरी ने, और वो जो वर्क डन बाय बैटरी होगा वो आता है Q into डेल्टा V, और यहाँ पे डेल्टा V की वैल्यू किसके बराबर है, D के बराबर है। वर्क डन बाय बैटरी कितना आ रहा है, Q into V, बट एक्चुअली वर्क डन स्टोर्ड कितना आया, हाफ Q into V। समझ में आ रहा है, वर्क डन बैटरी ने कितना किया, Q into V, बट एक्चुअल में कैपेसिटर ने स्टोर कितना कर पाया, केवल हाफ। इसका मतलब आधा एनर्जी लॉस हो गया इन दी फॉर्म ऑफ हीट। वर्क डन बाय बैटरी माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, so that is equal to half Q। ये इस केस में हीट लॉस हो गया, कितना आया, हाफ Q। अब वो वायर में हीट लॉस हो गया, वायर में भी तो क्या, वायर आइडियल तो होते नहीं है ना। तो आप बोल सकते हो कि बहुत सारे रीजंस से हीट लॉस हुआ होगा, लेकिन ऐसा होता है कैपेसिटर को चार्ज करने में बैटरी अगर 10 जूल खर्च करती है
तो कैपेसिटर ने इस केस में केवल कितना स्टोर कर पाया, 5 जूल। 5 जूल इसका वेस्ट हो चुका, हीट के फॉर्म में किसी भी तरीके से गया होगा, बट इसमें यूज हो गया। अब एक चीज ध्यान रखना, अब आप लोग क्या कर लेते हो, दिमाग में बना लेते हो मतलब आधी एनर्जी लॉस कर देता है हमेशा, ऐसा नहीं होता। फिर से लिख लो, जरूरी नहीं है कि बैटरी हमेशा आधी एनर्जी यूज करेगी और आधी वेस्ट कर देगी। इस पर्टिकुलर केस में ऐसा हो रहा है, अलग अलग केस में आप बोलोगे अलग अलग। मम्मी को जल रहा है क्या? जल रहा है? हाँ, क्लियर है? तो आप क्या बोलोगे कि सर अलग अलग है। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे, आगे जाके हम क्वेश्चन देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि यस सर ऐसा नहीं है कि बैटरी हमेशा आधा वर्क कर रही है, ठीक है। हाँ, लेकिन इतना श्योर है कि जितना वर्क यूज हो रहा है उसका कुछ पोर्शन तो बैटरी यूज करेगी, यूज करेगी, और कितना करेगी वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे बड़े से हाईलाइट करके लिख लो, नॉट नेसेसरली बैटरी आधा वर्क करेगी और आधा वेस्ट हो जाएगा, नॉट नेसेसरली, इट डिपेंड्स ऑन दी प्रॉब्लम। क्या ये बातें क्लियर आई? एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटी, सारे फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लो। एनी डाउट्स? यार आप लोग बोलते नहीं है। अरे बोलोगे भाई, अबे जिंदा हो सबके सब? यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो ये कैपेसिटर का बेसिक बातें की हैं। आप कैपेसिटर को हम सर्किट में लगाएंगे, ठीक है। एरर ऑफ मेटल ब्रिज नहीं आएगा ना, मतलब एरर कौन है, क्या पूछ रहा है? व्हाट इज एरर ऑफ मेटल ब्रिज का मतलब क्या, मतलब आपकी किसी बुक में एरर का मतलब क्या बोलना चाह रहा है? सर किसी बुक में था एरर निकाल कि किसी बुक एरर में, गिवन है। किसी बुक हाँ का सर, मतलब? सर एक बुक है उसमें था। नहीं, वो एक बुक नाम है उसका। सर बहुत पुरानी सी है, आइस पता नहीं क्या नाम है इसका, कुमार में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कहने का मतलब है आपका क्वेश्चन खुद क्लियर होना चाहिए कि सर जो हर बुक में लिखा है इसका मतलब ना कि सब कुछ हमारे सिलेबस में है, ठीक है। हाँ, एरर पे अगर कोई सर जो बेसिक ब्रिज क्वेश्चन में, आपके, हाँ सर जो हाँ मीटर ब्रिज में रेजिस्टेंस होता है ना वायर का, उसमें हाँ, एरर जो होती है लेंथ में आपकी वो। एरर आती है, एंड एरर बोलते हैं उनको, एंड करेक्शन यस करते हैं सर। हम, ठीक है। वो सब होता है और आपसे प्रैक्टिकल में कभी कभार उन पे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बट हमारे न्यूमेरिकली हमसे ऐसा कोई उन एरर के बारे में हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं बनते, हमारे सिलेबस में नहीं है, ये मान लीजिए, ठीक ठीक है। है सर। हाँ, प्रैक्टिकली वाइवा वगैरह में ऐसे कुछ क्वेश्चन, कंसेप्चुअली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड करेक्शन क्या होता है, या इस टाइप के क्वेश्चन, तो आप प्रैक्टिकल वाली बुक्स में आपको वहीं लिखे मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कोई भी बुक में कुछ सर भी हो तो उसको हम बोलो कि आपके सिलेबस में। भाई साहब, आप अगर 10 साल पुरानी आप अपनी प्रदीप या कोई और स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक भी उठा लोगे ना, उनमें और हमने आज आज की डेट में बहुत ज्यादा सिलेबस डिफरेंस आ जाता है। कोई भी बुक तो फिर बहुत पुरानी हो सकती है, राइट। ऐसे तो बहुत सारा है। अभी आप जेई पढ़ा, जेई मिलर में पढ़ा, तो जैसे मैंने कहा ये आपने थोड़ी पहले देखा चार्जिंग और चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, इसमें इंस्टेंटेनियस करंट वगैरह की जो वैल्यू होती है मैं जेई में पढ़ाता हूँ, क्योंकि जेई के सिलेबस में आती है, आपके में नहीं आती। तो मैं आपको मैंने क्या बोला कि वो हमें उसका मतलब हमें तो बाद की और पहले से मतलब है, बीच में क्या हुआ वो हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कुछ लोग अच्छे टेस्ट सीरीज वगैरह में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उनको अलग से मैं बता देता हूँ। कभी पूछोगे आप तो आप भी कभी पूछोगे, मैं आपको भी बता दूंगा। पूरी क्लास को मैं उसमें क्यों अननेसेसरली इन्वॉल्व करूँ जो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। हाँ, एनीथिंग एल्स? सर हाँ लास्ट। बेटा। इसमें टेस्ट में शुरुआत से आएगा ना चैप्टर 1 से, जैसे हमेशा आता है फिजिक्स के टेस्ट में। हाँ हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट, करंट इलेक्ट्रिसिटी से मेजर पोर्शन होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक से कुछ क्वेश्चंस भी होंगे। ओके सर। एनीथिंग एल्स? एनीवन, एनी डाउट्स? सर वो वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाऊं मैं जिसका आंसर गलत आ रहा था? बेटा भेज देना यार, सुबह से 6 घंटे हो गए मेरे को बोलते बोलते, आप मेरे ठीक से है ठीक है। पेशेंट जवाब दे रहा है मेरा, ठीक है। आप मेरे को भेज देना, आई विल सी, ठीक जब है भी मैं सर। फ्री होऊंगा मैं उसको देख लूंगा, ठीक है। आई विल रिप्लाई। चलो फिर आज के लिए इतना काफी है। थोड़ा सा अच्छे से उसको रिवाइज करें प्रॉपर्ली, क्योंकि कैपेसिटर की अगली क्लास में हम काफी कुछ पढ़ने वाले हैं, उसमें बेसिक कंसेप्ट आपके यूज होंगे। अब सर्किट पढ़ेंगे हम कैपेसिटेंस के।
चलिए आज इतना काफी है। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। ओके थैंक यू। आमिर सर कौन है आज? हर्ष सर है, आमिर सर है? यस सर। कहाँ हो आजकल? बंद कर लो इसको।